तो चलिए क्वेश्चन क्या आपका, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। प्लेटो कौन है भाई? ये एक दार्शनिक है। दार्शनिक किसे कहते हैं? तो विद्वानों को कहा जाता है। जैसे साइंस में वैज्ञानिक होते हैं और इसी तरीके से और सारे चीज़ों में जैसे कि गणितज्ञ भी होते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस या फिर समाज के बारे में जो भी चीज़ें वो देखते हैं और उसके बारे में वो अपना ज्ञान देते हैं, किताबें लिखते हैं, तो उसे दार्शनिक कहा जाता है। सभी कोई दार्शनिक नहीं बन सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा हासिल करनी होती है, एनालिसिस करना होता है। तो वही है प्लेटो, एक दार्शनिक है। तो इन्होंने क्या किया, एक शिक्षा का सिद्धांत दिया। सिद्धांत का मतलब होता है नियम कानून, कि ऐसे होना चाहिए। तो शिक्षा का सिद्धांत को आपको बताना है, उसके बाद फिर इसी सिद्धांत को आपको क्या करना है, आलोचना करना है, यानी कमियां निकालना है। आलोचना का मतलब होता है उसकी कमी को बताना, उसको नेगेटिविटी में बताना। अगर वो चीज़ पॉजिटिविटी में इसका सिद्धांत है तो उसका नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ जाइएगा। अब इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कभी भी, क्या है, प्लेटो हो, अरिस्टो हो या किसी भी दार्शनिक के अगर शिक्षा सिद्धांत के बारे में पूछे, परिचय लिखना मत भूलिएगा उनके बारे में। सबसे पहले आप उनके बारे में 2-4 लाइन परिचय जरूर लिखिएगा, हाफ पेज या जितना भी आप लिख सको। तो परिचय में क्या देना है? प्लेटो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को समाज की बनावट और व्यक्ति के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यानी ये एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को समाज की बनावट और व्यक्ति के लिए, यानी समाज और व्यक्ति के, चाहे वो नैतिक मामला हो या फिर बौद्धिक विकास हो, उन दोनों के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना और समाज में न्याय की स्थापना करना है। इनका जो शिक्षा का सिद्धांत है, उनका मेन उद्देश्य क्या है मालूम है? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। एक ऐसा राज्य का मतलब स्टेट मत समझिएगा, मतलब समझिए कि कोई ऐसा देश जहाँ पर कोई राजा राज करता हो। तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर राजा जो है वो जनता के हित के लिए सोचे और जनता के भलाई के लिए सोचे, वहाँ की न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हो और समाज में भी बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय व्यवस्था कायम हो। ऐसे ये इनका शिक्षा का सिद्धांत बताता है। आगे देखिए, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, द रिपब्लिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछ सकता है। प्लेटो के द्वारा ही लिखी गई थी। तो इसमें शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई है। उनके शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। यानी आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ तक आप परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पहले लिखना है, फिर उसके बाद उसकी आलोचना करनी है। तो सबसे पहले एक एक करके इनके शिक्षा सिद्धांत को समझते हैं। तो पहले इनके सिद्धांत में क्या बताया गया है? आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का मतलब क्या है इनके द्वारा, इनके शिक्षा के द्वारा? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। इसमें नागरिकों को सत्य, भलाई और सौंदर्य का ज्ञान देकर न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए दार्शनिक राजा को सर्वोत्तम शिक्षा देकर नेतृत्व के योग्य बनाया जाता है। आदर्श राज्य का मतलब हो गया, इनके शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जिसमें सत्य पर ही आधारित वो राज्य व्यवस्था हो। झूठे तरीके से किसी जनता को फंसा देना, झूठे तरीके से किसी को बर्बाद कर देना, ये सारी चीज़ें इनके शिक्षा उद्देश्य में नहीं है। साथ ही साथ जनता के भलाई के हित के बारे में सोचना, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें अगर कायम हो जाएगी, ज्ञान देकर समाज को बहुत ही सौंदर्य तरीके से बनाना ही इनका आदर्श उद्देश्य था। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया उदाहरण के तौर पर कि राजा को क्या होना चाहिए, शिक्षा के दृष्टि से उन्हें इतना गुणवान होना चाहिए कि ये सारा कुछ उन्हें मालूम होना चाहिए, कैसे देश को चलाना है, किस तरीके से समाज में सच्चाई, न्याय, सारी चीज़ों को लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ग आधारित शिक्षा। इन्होंने क्या किया, शिक्षा तो बताया कि चलिए शिक्षा देना है, लेकिन इनके द्वारा शिक्षा देने का जो तरीका है ना, वो वर्ग आधारित बताया गया है। यानी अलग अलग वर्ग को बांटकर अलग अलग तरीके से शिक्षा देना है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला श्रमिक, दूसरा सैनिक और तीसरा दार्शनिक। श्रमिक का मतलब क्या होता है? जो मजदूर होते हैं। सैनिक का मतलब जो युद्ध लड़ते हैं। और दार्शनिक का मतलब हो गया जो राजा है, दार्शनिक राजा, उन्हें बोला गया है। यानी राजा, श्रमिक और सैनिक 3 वर्गों में इन्होंने बांटा है। अब प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य और स्तर इन्होंने बताया है। यानी श्रमिक जो है वो अलग तरीके से शिक्षा हासिल करेंगे,
और सैनिक जो है वो अलग तरीके से, और जो दार्शनिक राजा है वो अलग तरीके से शिक्षा हासिल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया कि सैनिकों को साहस और अनुशासन सिखाने वाली शिक्षा दी जाती थी। यानी सैनिक किस प्रकार से शिक्षा हासिल करेंगे, उन्हें क्या बताया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी, आपको निडर होकर चलना है, अनुशासन सिखाना है, किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है। इसके अलावा युद्ध कौशल वगैरह वो सारी चीज़ों की जो शिक्षा वो सैनिक सीखेंगे। इसी तरीके से जो दार्शनिक राजा है उनको क्या किया जाएगा, बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब उनको अलग लेवल पर शिक्षा दी जाएगी। जो राजा के काबिल के लायक वो बन पाएगा उस शिक्षा को हासिल करके, और जो श्रमिक है उसको काम करने वाला शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने वर्ग के आधारित पर शिक्षा को बांटा था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर पर महिलाओं की शिक्षा, यानी इनके शिक्षा सिद्धांत में महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। प्लेटो ने पुरुषों और महिलाओं के समान शारीरिक और बौद्धिक क्षमता का समर्थन किया है। इनके द्वारा मानना है चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से दोनों की जो क्षमता है वो बराबर है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जितनी शिक्षा पुरुषों को मिलती है उतनी शिक्षा स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए महिलाओं को भी सैनिक और दार्शनिक वर्ग यानी सेना और राजा में भी शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। इनके शिक्षा सिद्धांत में ये चीज़ लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर संवाद विधि। इनके शिक्षा सिद्धांत में संवाद विधि क्या है कि यानी प्लेटो ने सबसे पहले, संवाद का मतलब होता है वाद विवाद करना। जैसे कि आप जैसे स्टूडेंट और टीचर आमने सामने रहते हैं और आपस में क्वेश्चन पूछकर या वाद विवाद करते हैं तो वो संवाद कहलाता है। तो इन्होंने संवाद विधि पर जोर दिया है अपने शिक्षा सिद्धांत में। यानी प्लेटो ने शिक्षा के लिए संवाद और तर्क वितर्क की विधि अपनाई है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोर्ड में लिखाते जा रहे हैं और आपको उसको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है। अगर डाउट होगा तो फिर कैसे पूछेंगे। तो इनके शिक्षा सिद्धांत में वार्तालाप करके, बातचीत करके शिक्षा सीखने की विधि बताई गई है। यह शिक्षार्थियों को तार्किक यानी दिमागी तौर से तेज करता है और तार्किक रूप से सोचने और सत्य तक पहुंचने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए उनके संवादात्मक दृष्टिकोण ने सोक्रेटिक विधि को जन्म दिया, जो शिक्षण का प्रभावी तरीका है। देखिए इसमें डरिए मत, उदाहरण वाला जो लिखा है, यानी ये जो विधि है इसको सुकराती विधि भी बोला जाता है। इस विधि का अर्थ क्या होता है, वही संवाद विधि ही, याद रखिएगा, बस नाम अलग है और इसका जन्म दिया। यानी इसी टाइप से इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछकर वाद विवाद किया जाता है। इस विधि द्वारा शिक्षण ग्रहण किया जाता है, जिससे क्या होता है, सच के तह तक पहुंचा जाता है और शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि आप जो भी समझ रहे हो, जो भी पॉइंट को आप अपने माइंड से उसको आप और भी लंबा कर सकते हो। गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल, अनुच्छेद या किसी तरीके से कुछ नहीं है। एक देखा जाए तो ये थियोरिटिकल है, सिद्धांत है, और आज का सिद्धांत नहीं है जिसमें नियम कानून होंगे, वो पहले का सिद्धांत है। और पहले के सिद्धांत में आपको पता है कि कोई भी मतलब मैथमेटिक्स नहीं होता, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहो उतना आप लंबा लिख सकते हो, 5 पेज 6 पेज जितना मन करे। अब आते आलोचना में। आलोचना को भी आपको पॉइंट्स में डिवाइड करना है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके सिद्धांत को 4 पॉइंट्स में ही लिया ताकि आपको याद भी तो करना है पॉइंट्स। अब इसको 8 पॉइंट में हम ले लेते, फिर आलोचना 8 पॉइंट, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। आपको सिद्धांत ही याद होते 8 पॉइंट, अब पता चला आलोचना में आप याद ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए, और उसी टाइप से लिए है जिस तरीके से हमने सिद्धांत लिया है। तो देखिए इसकी आलोचना कैसे करते हैं, इसकी कमी कैसे निकालते हैं। पहले पॉइंट्स पर क्या, आपका अधिनायकवादी दृष्टिकोण। अब ये सुनकर ही लगेगा कि यार क्या इतना टफ लैंग्वेज, आपको यूज करना होगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अधिनायकवादी दृष्टिकोण क्या होता है अभी समझ जाइएगा। मतलब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विविधता को अनदेखा करता है। शिक्षा का उपयोग केवल राज्य के लक्ष्यों के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वहाँ पर हर व्यक्ति को, जैसे लोकतंत्र व्यवस्था में सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता दी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जोर नहीं दिया गया है। सारा जोर किस पर दिया गया है, राजा, दार्शनिक राजा पर दिया गया है। इस अधिनायकवादी का अर्थ होता है सारी शक्ति राजा के पास होगी और राजा के विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी बोल नहीं सकता। यानी जो विपक्ष पार्टी होती है ना राजा के, तो राजा विपक्ष पार्टी पर बैन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। वही होता है अधिनायकवादी, यानी अधिक शक्ति उनको दे देना। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि हर राजा आदर्शवादी राजा हो,
कोई अगर निरंकुशवाद वाला राजा हो जाएगा तो फिर भाई वो इस सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करेगा, अपनी मर्जी चलाएगा, तो सिचुएशन गलत हो गया ना। तो यही हम कमी इसमें निकाल रहे हैं प्लेटो के शिक्षा में। और इसकी जो शिक्षा है वो केवल राज्य के लक्ष्यों के लिए, राज्य समझ रहे हो ना, राजपाट के लक्ष्य का ही इसमें पूरा करता है, बाकी समाज का और लोगों के हित के लिए नहीं है। अधिनायकवादी शासन में विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया जाता है, समझ रहे हो ना, और राज्य के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। आप विरोध भी नहीं कर सकते हो, विरोध करोगे तो यानी आप उसके विपक्ष में हो तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की रचनात्मकता को राज्य की आवश्यकताओं के अधीन किया गया, यानी व्यक्ति को इस तरीके से बनाया गया है, रचना की गई है कि वो सारा कुछ राज्य के आवश्यकता को ही पूरा कर सके। तो ये हो गया अधीनवादी दृष्टिकोण। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका दूसरे नंबर पर इसकी कमियां, वर्गीय भेदभाव। ये तो आपको वहीं पता चल गया होगा जब हमने वर्ग के आधार पर इनकी शिक्षा सिद्धांत को देखा। क्योंकि भाई अगर जो श्रमिक है वो श्रमिक यानी काम करने वाला ही अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो बताओ वो कभी भी राजा बन पाएगा? नहीं। क्या वो सैनिक बन पाएगा? नहीं। जबकि लोकतंत्र में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर गरीब से गरीब भी व्यक्ति है, उसके अंदर अगर काबिलियत है, वो शिक्षा अगर ग्रहण कर रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो राजा बन सकता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड की राजनीति में जयराम महतो की राजनीति आप देख सकते हो कि वो किस परिवार से, किस स्तर के परिवार से बिलोंग करता है, वो आज कहीं ना कहीं किस पद पर स्थापित है। तो ये जो है ना वो सारा नियम कानून यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता है इनके शिक्षा सिद्धांत में, क्योंकि इन्होंने वर्गीय तरीके से बांट दिया है शिक्षा देने का तरीका। तो प्लेटो की वर्ग आधारित शिक्षा योग्यता के बजाय जन्म या प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है। यह सामाजिक, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बोल रहा है ना कि इनकी शिक्षा योग्यता पर आधारित होनी चाहिए थी, यानी जो जिसके योग्य है, चाहे वो अगर लेबर कुली का बाल बच्चा है, ठीक है, तो वो अगर राजा के पढ़ाई को पढ़कर वो राजा बनना चाहता है, उसके अंदर काबिलियत क्षमता है, तो वो बन सकता है। तो वो क्षमता के अनुसार होता शिक्षा का बंटवारा। लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि श्रमिक जो है वो अलग शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो श्रमिक मतलब आप अगर श्रमिक के घर में जन्म लेंगे तो आपको वही शिक्षा ग्रहण करनी होगी। राजा के घर में अगर आप जन्म ले रहे हो और महाबकलोल हो तो आपको राजा की ही पढ़ाई करनी होगी, भले उसके लिए क्षमता हो या फिर ना हो। तो इनका जो शिक्षा है ना वो योग्यता के बजाय जन्म से ही यहाँ पर निर्भर करती है। यह सामाजिक गतिशीलता को बाधित करता है। उदाहरण के लिए श्रमिक वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, आपका तीसरा यहाँ पर आलोचना, व्यवसाय की कमी। व्यवसाय की कमी का मतलब हो गया व्यवसाय से रिलेटेड शिक्षा ना देना। जैसे कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली तकनीकी और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान नहीं देती है। यानी जैसे कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको काम से रिलेटेड एजुकेशन देना मस्ट है ताकि वो अपने काम को और बेहतर कर सके। लेकिन इनके शिक्षा प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं है व्यवस्था। यह आधुनिक समाज की, यानी आज की जो समाज है, इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती है। यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नहीं, ये यहाँ पर पूर्ण शक्ति है ना, तो पूर्ण से पहले नहीं लिख दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। यानी प्लेटो के शिक्षा के जो सिद्धांत है वो आज के समाज की आवश्यकता को पूरा ही नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए उनकी शिक्षा प्रणाली कृषि और उद्योग जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों को महत्व ही नहीं देता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर, आदर्शवाद। अब ये आदर्शवाद क्या होता है, शुरू में आपने देखा। अब आदर्शवाद में हम लोग क्या समझेंगे कि इसकी कमियां क्या है। तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पूरी तरीके से आदर्शवादी पर निर्भर करता है और व्यवहारिकता की अनदेखी करता है। उदाहरण के लिए आदर्श दार्शनिक राजा की परिकल्पना समाज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आदर्शवादी का मतलब है ये सोचते हैं ना अपने शिक्षा सिद्धांत में, जो राजा है ना वो जनता के हित के लिए सोचेगा, समाज में न्याय स्थापित करेगा, भलाई स्थापित करेगा। वही हम लोग पढ़े ना इनके शिक्षा सिद्धांत में, आदर्शवादी समाज। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे 1000 इंसान आप निकाल कर देखोगे ना तो 1000 में से आपको शायद ही एक मिलेगा ईमानदार इंसान। तो बताइए, जरूरी थोड़ी ना कि वो राजा के गद्दी पर बैठे और वो आदर्शवाद बने। तो वही चीज़ यहाँ पर ये कमी निकाली गई है आदर्शवाद में। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ खत्म होती है। निष्कर्ष में आपको बेहतर तरीके से इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उनके समय के लिए बहुत उन्नत और क्रांतिकारी था। उन्होंने शिक्षा को नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक बताया। यानी इनका जो शिक्षा सिद्धांत है वो
उस टाइम के लिए, जिस टाइम ये थे, प्राचीन काल के टाइम में राजतंत्र व्यवस्था थी, उस समय के लिए ये बहुत ही अच्छा था। उस समय नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए अच्छा था। लेकिन अभी के टाइम में आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप यह बिल्कुल ही नहीं है। उनके विचार एक आदर्श समाज की कल्पना में ही सीमित हो जाते हैं और व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों को अनदेखा करते हैं। आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज की जो आवश्यकताएं हैं, आज के लोग जिस तरीके से हैं, उस तरीके से यह सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। इसलिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत न केवल शिक्षा की गहरी समझ प्रदान करती है, बल्कि इसकी सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता भी बताता है। तो ये हो गया प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ पॉइंट और उसकी आलोचना। तो चलिए प्लेटो की न्याय की अवधारणा के सिद्धांत को देखते हैं। 5 पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो न्याय की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट। हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा, शिक्षा। अब यहाँ पर हम लोग न्याय के बारे में देखेंगे। तो किनके द्वारा न्याय? प्लेटो के द्वारा। उनके द्वारा न्याय के बारे में क्या कही गई है 5 बिंदुओं में, उनका कंसेप्ट क्या होता है, अवधारणाएं क्या होती है। तो पहला, व्यक्तिगत न्याय होनी चाहिए, इनके द्वारा माना गया है। व्यक्तिगत यानी हर एक व्यक्ति को न्याय मिलनी चाहिए। अब ये कैसे इन्होंने डिफाइन किया वो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस वर्ड को देखने के बाद हम अपने माइंड से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या बोला गया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति के भीतर 3 तत्व मौजूद रहते हैं। पहला, मन, जिसे ज्ञान भी बोला जा सकता है। दूसरा, भावना, जिसे साहस भी बोला जा सकता है। और तीसरा, इच्छाएं, जिसे इंद्रिय सुख भी बोला जाता है। यानी इनके द्वारा बताया गया कि हर व्यक्ति के भीतर में 3 तत्व मौजूद होते हैं, मन, भावना और इच्छाएं, जिसका सामंजस्य में रहना बहुत जरूरी है। इनके द्वारा ये चीज़ बताया गया है। तो व्यक्तिगत न्याय में झटका लगा ना आपको, ये किस तरीके से बता रहे हैं। तो इनका मानना है कि आपके अंदर 3 तरीके से तत्व मौजूद है, मन, आपकी भावना और आपकी इच्छा। तीनों को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो वही है व्यक्तिगत न्याय। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आगे क्या बोला है, जब मन शासन करता है और अन्य तत्व उसका पालन करते हैं, यानी मन को इन्होंने राजा बना दिया है और बाकी जो भी तत्व है, भावना या फिर इच्छा, इनके द्वारा अगर ये पालन करते हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण बनता है। यानी अगर आप मन को कंट्रोल करके अपने भावनाओं और इच्छाओं को भी कंट्रोल कर लेते हो तो उसी को ही बोला गया है कि व्यक्तिगत न्याय व्यवस्था है। यह व्यक्तिगत संतुलन और नैतिकता पर आधारित है। प्लेटो के मुताबिक व्यक्तिगत न्याय का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने गुण, भावना और इच्छा के मुताबिक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यानी इनके द्वारा क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुण और भावना और इच्छा जो है वो अपने मुताबिक अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा करने में सक्षम हो जाता है तो उसी को ही व्यक्तिगत न्याय बोला गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सामाजिक न्याय। अब इस पॉइंट को लिखिएगा और अभी के टाइम के जैसा बोल दीजिएगा कि समाज में समानता, बराबरी, ऐसी वगैरह वगैरह चीज़ें लिख दीजिएगा तो वो काम नहीं चलेगा। इनके द्वारा क्या बताया गया वो देखिए। समाज में न्याय तब होता है जब प्रत्येक वर्ग, दार्शनिक, राजा, सैनिक और श्रमिक अपने निर्धारित कार्यों को ईमानदारी से करते हैं। यानी प्लेटो ने जो हर एक वर्ग को बांटा था, एक राजा, दूसरा सैनिक, तीसरा श्रमिक, ये तीनों का जो अपना अपना दायित्व है, अपना अपना कर्म है, अगर वो अच्छे से निभाएंगे ईमानदारी से तो कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक न्याय है। जैसे राजा का जो काम है समाज के लिए सोचना, जनता के लिए सोचना, उसकी भलाई के लिए सोचना, और उसी तरीके से सैनिक का जो काम है साहस अपने मन में रखना, युद्ध में हमेशा अपनी काबिलियत दिखाना। इसके अलावा श्रमिक का काम जो है मेहनत मजदूरी करना ईमानदारी से। तो अगर ये तीनों वर्ग अच्छे से करेंगे तो वही सामाजिक न्याय है। कोई वर्ग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि श्रमिक राजा बन जाएगा, ये भी इनका मानना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, या फिर सैनिक श्रमिक बन जाएंगे। यह सामाजिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इनका मानना है कि सामाजिक न्याय इसी तरीके से होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर कार्य विभाजन। अब इन्होंने कार्य का भी विभाजन किया है। प्लेटो ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं के अनुसार काम करना चाहिए। उनके अंदर जो क्षमता है उसी क्षमता के अनुरूप ही काम करना चाहिए। इसमें समाज में दक्षता बढ़ती है और सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं। उदाहरण के लिए दार्शनिक राजा के आधार पर शासन करे जबकि श्रमिक उत्पादन कार्यों पर ध्यान दे। यानी किस तरीके से बांटा गया है कि जो दार्शनिक राजा है वो अपने राजा के आधार पर काम करे और जो श्रमिक है वो उत्पादन के कार्य पर ध्यान दे। तो इस तरीके से इन्होंने कार्य विभाजन किया है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, आदर्श राज्य से जुड़ाव। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से क्या हमें दर्शाया जाता है कि आदर्श राज्य से अगर आप जुड़ाव रखिएगा तो न्याय कैसे स्थापित होती है। प्लेटो के अनुसार न्याय केवल आदर्श राज्य में ही संभव है। आदर्श राज्य वही राज्य है जहाँ पर राजा जनता के हित के लिए सोचेगा, जनता के न्याय और भलाई के लिए ही सोचेगा, जहाँ पर सभी वर्ग अपने अपने कार्यों को निभाते हैं। यह राज्य नैतिकता और ज्ञान पर आधारित होता है, जिसमें दार्शनिक राजा समाज का नेतृत्व करते हैं। यानी आदर्श राज्य के जैसा अगर समाज रहेगा, जैसे कि राजा का जो काम है वो अपना काम करेंगे, बाकी इसके अलावा जो जनता का काम है, श्रमिक का काम है या फिर सैनिक का काम है, उस तरीके से जो भी अपना अपना काम और अपना अपना दायित्व समझेंगे, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं एक आदर्श राज्य का स्थापना होगा, आदर्श राज्य की स्थापना होगी और उससे क्या होगा, न्याय व्यवस्था कायम रहेगी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर, व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य। यानी व्यक्ति और समाज के बीच में कैसे संतुलन बनाना है, सामंजस्य कैसे स्थापित करना है। तो प्लेटो के द्वारा क्या बताया गया कि व्यक्ति का न्याय और समाज का न्याय आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखे और अपने दायित्व का पालन करे तो समाज भी न्याय व्यवस्था कायम रहेगी। यह प्लेटो के अनुसार समाज के लिए आदर्श स्थिति है। यानी प्लेटो के न्याय व्यवस्था में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति जो है ना, वो अपना काम, जो भी उसका दायित्व है, वो सारा कुछ अगर अच्छे तरीके से वह पालन करेगा तो समाज में न्याय व्यवस्था ऑटोमेटिक कायम होगी। कि अगर समाज में अलग तरीके से अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग रहते हैं, और अगर प्लेटो के अनुसार अगर हम लोग देखें तो समाज 3 वर्गों में बटा है। एक है आपका श्रमिक, शिक्षा ग्रहण करने के दृष्टि से यहाँ पर बटा है, दूसरा है आपका सैनिक, तीसरा आपका राजा। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग अगर अपना अपना काम कर्तव्यों के अनुसार अच्छे से निभाएंगे तो वाकई में व्यक्ति और समाज के बीच में क्या होगा, सामंजस्य स्थापित होगा। नहीं तो फिर दोनों के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। ये प्लेटो के अनुसार है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब यहाँ पर समझेंगे आलोचना। हर एक बिंदु में बहुत ही देर से आपके भी मन में आ रहा होगा कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है, तो आलोचना में सारी कमियां बोलेंगे। पहले नंबर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी। यानी यहाँ पर प्लेटो जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी करता है। कैसे भाई? तो प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है। व्यक्ति के कार्य और इच्छाएं समाज की आवश्यकताओं के अधीन है। बिल्कुल सही, व्यक्ति का जो काम है ना और जो भी उसकी इच्छा है वो उसको दबा नहीं सकता है। वो तो समाज की जो भी बनावट है तो समाज की आवश्यकता के अनुसार होगा। यह स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बाधित कर सकता है। यानी शुरू में आपने देखा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपने देखा होगा या फिर व्यक्तिगत न्याय में आपने देखा होगा कि अपनी भावना को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए बोला गया है, सबको बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से व्यक्ति नहीं कंट्रोल कर सकता है। हर व्यक्ति की एक स्वतंत्रता होती है अपनी, तो वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है इस चीज़ों से। आधुनिक दृष्टिकोण में व्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनदेखी हो रही है इनके द्वारा। न्याय, जो व्यक्तिगत न्याय है, उस परिभाषा में, उस कंसेप्ट में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर वर्गीय भेदभाव। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, इसमें भी आपको लिख देना है। प्लेटो का न्याय वर्ग आधारित है, जहाँ श्रमिक वर्ग को निम्न स्तर पर रखा गया है, उन्हें केवल शारीरिक श्रम तक सीमित किया गया है, जबकि दार्शनिकों और सैनिकों को ऊंचे स्तर पर रखा गया है, श्रेष्ठ माना गया है। यह समानता और सामाजिक न्याय के आधुनिक सिद्धांत के जस्ट उल्टा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर अवास्तविक आदर्शवाद। अवास्तविक समझते हो? जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, जरूरी नहीं कि हर राज्य आदर्शवाद हो, क्योंकि कोई गधा राजा निकल जाए, कोई निरंकुशवाद राजा निकल जाए, वो जनता के बारे में ना सोचे। तो यहाँ पर आदर्शवाद कहना बिल्कुल गलत है, यह अवास्तविक हो सकता है। तो प्लेटो का आदर्श राज्य और न्याय की अवधारणा व्यवहारिक समाज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती है। जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती है। यह अत्यधिक आदर्शवादी है और इसे लागू करना भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, सभी दार्शनिक राजा नहीं हो सकते हैं। जो राजा है वो सभी दार्शनिक नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा जनता की भलाई के लिए नहीं सोच सकते हैं। और समाज के सभी वर्गों में संतुलन बनाए रखना भी ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि भाई श्रमिक हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि श्रमिक करते आया है। आप देखिएगा, पहले जिसे क्षुद्र बोला जाता था वो आज बहुत बड़े बड़े पद पर है, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के अनुसार। अभी भी बहुत सारे आदिवासी स्कूल में प्रिंसिपल है, तो कहीं पर जज है, कहीं पर वकील है, कहीं पर पुलिस है। तो क्या हम इसे वैसा ही रख पाए? नहीं रख पाए। यानी यहाँ पर
इनके द्वारा आदर्शवाद की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल अवास्तविक है। ये हम कमियां निकाल सकते हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण, ये भी बिल्कुल सही है भाई कि ये लोकतंत्र का विरोध करता है। प्लेटो ने लोकतंत्र को असंगठित और अराजक बताया है। इनके द्वारा जो लोकतंत्र है वो असंगठित है और अराजक है। उन्होंने न्याय को दार्शनिक राजाओं के ज्ञान पर आधारित किया है। न्याय कैसे होना चाहिए? जो दार्शनिक राजा है उसके आधार पर। जबकि लोकतंत्र में कैसा न्याय होता है? जनता के हित के आधार पर होता है। उनके द्वारा ही, उनके हित के आधार पर संविधान लिखी जाती है, बताई जाती है, नियम कानून रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि दार्शनिक राजा ही क्या करेंगे? उनके ज्ञान के आधार पर ही न्याय व्यवस्था होगी, जो समाज की सामूहिक इच्छाओं और सहभागिता को अनदेखा करता है। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विपरीत है। यानी आपको बताना है कि यह लोकतंत्र के जस्ट विपरीत बताता है, जिसमें सारा न्याय व्यवस्था का जो बागडोर है वो दार्शनिक राजा के ज्ञान पर आधारित होता है, जो एक समाज के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, परिवर्तनशीलता की कमी। जी हाँ, आपको पता है कि यह प्राचीन काल की अवधारणा है। अभी हम लोग जिस टाइम से, यानी आधुनिक काल से जिस तरीके से हम लोग समाज के बारे में देख रहे हैं, वो तो भाई उस सोच से भी अलग है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील की कमी बताई गई, यानी प्लेटो का न्याय स्थिर समाज की कल्पना करता है, जहाँ परिवर्तन या सामाजिक गतिशीलता की गुंजाइश ही नहीं है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार न्याय की परिभाषा ही नहीं देता है। आधुनिक समाज में न्याय को परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स को रिवीजन कीजिएगा। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखना है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है, लेकिन व्यवहारिकता, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी इसे सीमित कर देती है। तो इस तरीके से आपने देखा कंसेप्ट, क्या चीज़ का कंसेप्ट? प्लेटो के न्याय का कंसेप्ट। उसके कंसेप्ट में जो भी कमियां थी वो हमने यहाँ पर आपको डिटेल से बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या आपका, प्लेटो के साम्यवादी अवधारणा का वर्णन करें। यानी प्लेटो जो विद्वान थे, इन्होंने साम्यवादी धारणा दी थी, या फिर अवधारणा भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धारणा ही लिखा रहता है मैक्सिमम जगह, ये मिसप्रिंट है। तो अगर इसकी धारणा को अगर आपको वर्णन करना है तो इसी तरीके से कीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे, कुछ लाइन लिखेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य और समाज की कल्पना की है। उनकी साम्यवादी अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसे समाज को बनाता था जहां समानता, न्याय और सामूहिक कल्याण सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है। इसका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया गया है। अब हम लोग पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे इसकी अवधारणा, या फिर धारणा भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं साम्यवादी अवधारणा का पहला पॉइंट्स, प्लेटो द्वारा संपत्ति का सामूहिकरण करना। सामूहिकरण करना समझते हो? यानी लोगों में अपनी संपत्ति को बांटना, या फिर लोगों के लिए अपनी संपत्ति को दान कर देना। यानी देखा जाए ओवरऑल यही वर्ड यहाँ पर जो एक लाइन लिखी गई है, इसका अगर एक वर्ड में मीनिंग निकाला जाए तो अपनी संपत्ति को लोगों के लिए, मदद के लिए बांट देना, या फिर दे देना, या फिर लोगों को दान कर देना। तो प्लेटो ने संपत्ति के सामूहिकरण का सुझाव दिया, विशेषकर शासन और सैनिक वर्ग के लिए। और ख़ास करके यह जो नियम इन्होंने दिया वह किसके लिए था? जो शासक है भाई, और जो सैनिक वर्ग है, ताकि ये जो है वो जनता की भलाई के लिए संपत्ति का सामूहिकरण करे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति लालच, असमानता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इनका मानना था अगर आप संपत्ति को सिर्फ अपने लिए रखते हो, निजी संपत्ति बनाते हो, तो यह एक लालच, लोभ, असमानता और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। यह संपत्ति व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो, और यह जो संपत्ति है वह सभी व्यक्ति के लिए अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सामूहिक तौर पर होनी चाहिए। तो इससे समाज में समानता और एकता बनी रहेगी। शासक और सैनिक वर्ग को केवल समाज की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि निजी लाभ पर। प्लेटो ने यह भी कहा है कि संपत्ति का सामूहिक उपयोग संसाधनों को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। यानी अगर आप सामूहिक तौर पर अपनी संपत्ति को करते हो तो इससे क्या होगा, सभी के पास संसाधन पहुंच पाएगी, वरना किसी के पास कुछ संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। एक ही व्यक्ति सारा कुछ खरीद लेगा, अपने पास सारा कुछ वह संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। उनका उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण समाज के हितों से समझौता ना करे। तो ये हो गया आपका संपत्ति का सामूहिकरण। नेक्स्ट देखिए, परिवार की सामूहिकरण।
अभी हमने देखा संपत्ति की सामूहिकरण, अब ये परिवार का सामूहिकरण क्या है भाई? तो देखिए, प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवारों को समाप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग अपने परिवार के बजाय पूरे समाज को अपना परिवार माने। यानी परिवार का जो पालन पोषण होता है वह निजी परिवारों में नहीं होनी चाहिए, सामूहिक तौर पर सभी के रखरखाव के नज़र के सामने हर तरीके से सामूहिक तौर पर ही होनी चाहिए। इससे पूरे समाज में अपने परिवार की भावना उत्पन्न होती है। निजी परिवार की अवधारणा को प्लेटो ने समाज में असमानता और पक्षपात का कारण बताया है। उनका विचार था कि परिवार का सामूहिकरण समाज में सामूहिक हित को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत रिश्तों से उत्पन्न होने वाले स्वार्थ को खत्म करेगा। हालांकि यह विचार व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, शिक्षा और समानता। प्लेटो ने शिक्षा को समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। उनकी शिक्षा प्रणाली योग्यता आधारित थी, यानी उनके योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो के अनुसार हमने शिक्षा में देखा था किस तरीके से उन्होंने शिक्षा का अधिकार कई चरणों में बांटा था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे समाज में भूमिका दी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समानता, न्याय और दक्षता की स्थापना का प्रयास किया। प्लेटो का मानना था कि उचित शिक्षा से समाज में ज्ञान, नैतिकता और सामूहिक हित की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर प्लेटो बताता है तीसरे पॉइंट में कि लोगों को शिक्षा, जिन कैटेगरियों के आधार पर इन्होंने देने की बात कही है, उसी कैटेगरी के आधार पर शिक्षा मिलनी चाहिए सभी को। शिक्षा समाज का एक अंग है, शिक्षा से ही सभी का विकास हो सकता है और साथ ही साथ उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनके कैटेगरी के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह समाज में अपनी भूमिका दे सके। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, न्याय और सामूहिक भलाई। न्याय और सामूहिक भलाई में प्लेटो क्या कहते हैं? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श समाज में न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और भूमिका के अनुसार कार्य करे। अगर कोई राजा है तो उसका जो भी कर्तव्य है, काम है, वो अपनी क्षमता के अनुसार करे। अगर कोई सैनिक है तो वो अपनी सैन्य व्यवस्था के अनुसार जो भी उसका काम है, कर्तव्य है, उसको करे। अगर कोई श्रमिक है, किसान है, तो वो अपने काम के अनुसार मेहनत करे। तो अगर हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को अगर देखेगा तो इससे न्याय स्थापित होगी। ये प्लेटो के अनुसार बताया गया है, जो मैंने आपको इसकी न्याय की अवधारणा में स्पष्ट किया था, बताया था। और वही चीज़ यहाँ पर ये भी बताते हैं, शासक, सैनिक और श्रमिक तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक वर्ग दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ये इनके द्वारा था, जो मैंने आपको बताया है अच्छे से। सामूहिक भलाई के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ का त्याग आवश्यक है। प्लेटो ने समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सामूहिक हितों को सर्वोपरि रखा है। उनका मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करेगा, तभी समाज में शांति और न्याय की स्थापना होगी। तो ये जो पॉइंट था वह न्याय और सामूहिक भलाई के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आलोचना भी देख लेते हैं इसके द्वारा। क्या इसका क्रिटिसाइज हम लोग कर सकते हैं, इसकी कमियाँ क्या निकाल सकते हैं इसकी अवधारणा में, साम्यवादी अवधारणा में। हालांकि प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा आदर्श समाज का चित्रण करती है, इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है। देखिए, इसकी साम्यवादी जो अवधारणा है, चाहे इसका जो भी चीज़ अगर देखा जाए, डिफाइन उन्होंने जो भी किया है, वह प्राचीन काल के लिए तो कुछ हद तक ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, लेकिन आधुनिक के लिए बिल्कुल नहीं है। और देखा जाए तो इसका 100% नियम, कानून या फिर अवधारणा लागू नहीं किया जा सकता है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो बहुत ही कठिन है। और इसके अलावा परिवार और संपत्ति के सामूहिकरण को मानव स्वभाव के खिलाफ माना जाता है। अब जिसको मन करे ज्वाइंट फैमिली में रहने का तो वो ज्वाइंट फैमिली में रह सकते हैं, जिसको मन करे अलग परिवार अपना बसाना या फिर अलग परिवार एक रखना, तो वो उसकी मर्जी है। इसमें हम कहीं ना कहीं मानव के स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं। उनकी विचारधारा को अत्यधिक आदर्शवादी और वास्तविक जीवन से दूर बताया गया है। तो इस तरीके से आप आलोचना भी कर दीजिएगा। और निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता दी गई है। हर चीज़ सामूहिक तौर पर होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। ये ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसे आप लागू थोड़ी ना कर पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण था जिसे पूरी तरह से व्यवहार में लाना कठिन था, यानी लागू नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या। यहाँ पर यह क्वेश्चन सिंपल है। क्रांति का मतलब समझते हो, आंदोलन करते हो। क्रांति होती है किसी देश में किसी चीज़ को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर
तो उसी तरीके से यहाँ पर आंदोलन या फिर क्रांति से संबंधित जो भी अरस्तू के विचार थे उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिचय में आप लोग लिख दीजिएगा कि अरस्तू ने राजनीतिक दर्शन में क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि क्रांति क्यों होती है, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स में विस्तृत रूप से मिलते हैं। उनके विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले बिंदु पर क्रांति के कारण। क्या कारण है जिस कारण से क्रांति होती है? अरस्तू के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण समाज में मौजूद असमानता और अन्याय है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिसको लग रहा है कि हाँ समाज में उसको अलग माना जाता है, अलग समझा जाता है, उसके प्रति असमानता का भेदभाव हो रहा है, साथ ही साथ उसके साथ अन्याय हो रहा है, तब वह एक क्रांति का रूप ले लेता है, आंदोलन का रूप ले लेता है। जब समाज में धन, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों का असमान वितरण होता है, यानी बराबर तरीके से ना तो धन का बंटवारा होता है, ना ही संसाधनों का, और राजनीतिक जो अधिकार है उसका भी बराबर तरीके से अगर बंटवारा ना हो तो भी क्या होता है, लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और क्रांति का रूप ले लेते हैं। या फिर गरीब वर्ग अमीरों के खिलाफ इसमें क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और सत्ता वर्ग के खिलाफ यहाँ पर उग्र हो जाते हैं, क्रांति बोला जाए या फिर विद्रोह करना शुरू कर देते हैं आंदोलन द्वारा। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोगों के साथ ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है तो वे विद्रोह करने के लिए प्रेरित होते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लोगों की जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, सत्ता की जो लालसा होती है, यानी लोगों की कहीं ना कहीं कुछ भी इच्छाएं होगी और साथ ही साथ सत्ता की लालसा, जी हाँ, सत्ता की लालच में भी लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं। आप देखे होंगे हर नेता, चाहे झारखंड हो चाहे भारत हो, हर नेता शुरुआती स्तर में जनता के लिए वह क्या करता है, आंदोलन करता है, क्रांति करता है, उसके बाद ही वह नेता बनता है। हालांकि बाद में वह जनता के लिए कुछ करता है नहीं। आप उठाकर देखिए माननीय हेमंत सोरेन, शुरू में वह आंदोलन करके उन्होंने और झारखंड को अलग किया बिहार से, तो हर नेता आंदोलनकारी थे। यहाँ तक कि आप देखिए जो नए नेता उभर कर आए हैं, जयराम महतो, वो भी आंदोलन करके ही एक विधायक के रूप में आए हैं। युवा पीढ़ी की बातों को रखकर, सरकार का विरोध करके, आंदोलन करके, क्रांति करके वह कहीं ना कहीं सत्ता में आए हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहते हैं अरस्तू कि क्रांति कैसे होती है, क्यों होती है, उत्पन्न किस कारण से होता है। तो सत्ता की लालसा और अपमान भी क्रांति को बढ़ावा देता है। यह असंतोष धीरे धीरे समाज में विद्रोह का भी रूप ले लेता है। तो ये सारे जो कारण अभी मैंने आपको बताया, इसी कारण क्रांति उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्रांति के प्रकार कितने हैं। तो क्रांति के दो प्रकार इसको हम बोल सकते हैं। पहला है पूर्ण क्रांति, दूसरा है आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति में एक शासन प्रणाली पूरी तरह बदल जाती है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन होना। पूर्ण क्रांति का मतलब हो गया जैसे हम लोगों का जो देश था या इसके अलावे और भी जो राज्य थे, देश थे, वहाँ जहाँ राजतंत्र थी, राजाओं का अधिकार था, वहाँ पर आप देखिएगा या हमारे देश में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं सत्ता पलट गई, राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो ये क्रांति के कारण हुआ, तो इसी को पूर्ण क्रांति कहा जाता है। इसका उद्देश्य मौजूदा शासन को समाप्त कर एक नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। दूसरी ओर आंशिक क्रांति केवल शासन प्रणाली के कुछ हिस्से को बदलती है, और ये जो आंशिक क्रांति है इसमें पूरे तरीके से शासन व्यवस्था नहीं बदलती है, लेकिन उसके व्यवस्था में कुछ अगर नियम गलत होते हैं तो उस नियम को बदला जाता है। जैसे नीतियों या कानूनों में सुधार, कुछ गलत कानून अगर लागू हो गए, कुछ गलत नीतियाँ लागू हो गई तो उसमें सुधार होते हैं, तो वही होता है आंशिक क्रांति। इसमें सत्ता का स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन मौजूदा शासन को अधिक न्याय संगत और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। और इस आंशिक क्रांति से क्या होता है, जो भी उस टाइम सरकार होती है, मौजूदा जो सरकार होती है, वह न्याय करती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रभावित भी होती है कि जनता के हित में हमें काम करना चाहिए। दोनों प्रकार की क्रांतियों का समाज का और राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी दोनों क्रांति से क्या होता है, समाज और राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स, क्रांति के स्रोत कौन कौन से हैं। अरस्तू ने क्रांति के लिए कई स्रोत की पहचान की। मतलब ये उत्पन्न कहाँ से होता है, क्रांति कहाँ से जन्म लेता है। तो पहला स्रोत देखिए, महत्वाकांक्षा और लालच। किसी भी चीज़ की महत्वाकांक्षा हो, आपको इच्छा हो कि मुझे सरकार में बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा, जब लोग सत्ता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। दूसरा देखिए क्या स्रोत है, अन्याय का अनुभव। आपको लग रहा है कि आपके साथ या आपके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है,
तो उस समय भी क्रांतिकारी उत्पन्न होती है। जब समाज का एक वर्ग भेदभाव या उत्पीड़न महसूस करता है किसी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पिछड़े वर्गों के साथ आज भी क्या होता है, भेदभाव होता है, तो ये भी तो एक क्रांति का रूप निकल कर आता है। उसे उत्पीड़न महसूस होता है तो वो भी क्रांतिकारी बन जाते हैं। तीसरा रीज़न क्या है, भ्रष्टाचार। जब शासक वर्ग अनुचित कार्य करता है, यानी उचित कार्य नहीं करता है, जो काम करना चाहिए शासक वर्ग को वो नहीं करता है और छोटे छोटे बेफिजूल चीज़ों में वह उलझा कर रखता है, इस कारण से भी क्रांति होता है और जनता का विश्वास खो देता है। चौथा देखिए, परंपराओं का अपमान। जब समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक मान्यताओं को हानि पहुंचाई जाती है या फिर समाज के संस्कृति या उसके परंपराओं को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, उस समय भी क्रांतिकारी उत्पन्न होती है। इन स्रोतों से समाज में असंतोष उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लेता है और शासन व्यवस्था को चुनौती देता है। तो हमने देखा कि कैसे या किस जगह से किस तरीके से क्रांति उत्पन्न होते हैं, वो स्रोत हमने देखा। आगे देखिए, क्रांति के परिणाम क्या होता है। क्रांति जब होती है उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो अरस्तू ने कहा है कि क्रांति के परिणाम समाज में अराजकता, यानी राजा को राजा ना मानना, लोग जनता है वह राजा के विरुद्ध हो जाते हैं, तो अराजकता और अस्थिरता लाती है। क्रांति अक्सर पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देती है, लेकिन नई व्यवस्था भी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो जाती है। क्रांति भले ही क्या होता है, नई व्यवस्था लागू करती है, सारा कुछ चेंज कर देता है, फिर भी नई व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ बची रहती है, पूरे तरीके से फुलफिल नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर ये लाइन बता रही है कि लेकिन नई व्यवस्था भी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो जाती है। इससे निरंतर असंतोष और विद्रोह की भावना बनी रहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्रांति से समाज में शांति और व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचती है। यानी अरस्तू बताते हैं चेतावनी देकर कि क्रांति से समाज में शांति व्यवस्था भंग होती है, खत्म होती है और गंभीर क्षति और नुकसान भी होता है। एक सफल क्रांति के बाद भी सत्ता के लिए संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हमारा देश पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र बना, तो क्या अभी भी क्रांति नहीं होती, अभी भी आंदोलन नहीं होती है? तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि एक सफल क्रांति के बाद भी सत्ता के लिए संघर्ष और विभाजन उत्पन्न हो सकती है और होती रहती है। और अरस्तू ने इसे एक नकारात्मक प्रक्रिया माना है। हालांकि नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जब भी अगर समस्या होगी तो भाई आंदोलन होनी चाहिए, लेकिन अरस्तू ने इसे एक नेगेटिविटी में लिया है, यानी ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो समाज में स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप आलोचना में ये आलोचना डाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका, क्रांति को रोकने के क्या उपाय है भाई। तो अरस्तू ने क्रांति रोकने के लिए संतुलन और न्याय पर जोर दिया। सबसे पहला पॉइंट, सही बात बोली है यहाँ पर अरस्तू ने। अगर जिस लिए क्रांति हो रही है, अगर कोई न्याय चाहता है समुदाय, वो क्रांतिकारी बन गए हैं, तो आप उनकी बातों को मान लीजिए, क्रांति खत्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट्स यही लिखिएगा। उन्होंने कहा कि समाज में मध्यम वर्ग का सशक्त होना आवश्यक है, क्योंकि यह वर्ग स्थिरता का प्रतीक है। न्याय और समानता को सुनिश्चित करके असंतोष को कम किया जा सकता है। यानी अगर आप न्याय व्यवस्था, सभी में बराबर समानता अगर व्यवस्था लागू कर देते हो, तो लोगों में असंतोष कम हो जाएगा और क्रांति होगा ही नहीं। शासकों को चाहिए कि वे सभी वर्गों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व दें, यानी लोकतंत्र के जैसा जो भी शासन है, शासक है, उनको चाहिए कि सभी वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी बनने का उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ना कि किसी भी वर्ग को वंचित रखे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का सम्मान और उसका पालन क्रांति को रोकने में भी सहायक हो सकता है। यानी एक संविधान भी बननी चाहिए और संविधान का पालन भी होना चाहिए। और अगर संविधान का पालन अगर राजा भी करेगा या सरकार भी करेगी, जनता भी करेगी, तो भला बताइए कहीं पर आंदोलन होगा? नहीं। लेकिन सरकार अगर संविधान का पालन ही नहीं करेगी, इसका सम्मान ही नहीं करेगी, तो ऑलरेडी क्रांतिकारी उत्पन्न हो जाएगा जनता द्वारा। शासन को पारदर्शी और नैतिक होना चाहिए, और नैतिक होना चाहिए। हर एक काम पारदर्शी तरीके से करना चाहिए और नैतिक व्यवस्था को लागू करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। तो ये हमने देखा अरस्तू के द्वारा क्रांतिकारी के बारे में डिटेल से आंसर। लास्ट में आप निष्कर्ष के तौर पर यही लिख दीजिएगा, अरस्तू ने क्रांति को एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जो समाज में असंतोष और असमानता से उत्पन्न होती है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे क्रांति के मूल कारणों और उनके समाधान पर गहन दृष्टि प्रदान करते हैं। यानी इनके विचार आज भी असरदार है, क्रांति से रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्होंने बताई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरस्तू द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर इस वर्ड को समझ जाइएगा, तो फिर ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। दास्ता का मतलब होता है दास, और दास का मतलब होता है गुलामी। बस इतना समझिए। अगर आप किसी के पास श्रमिक, लेबर, मजदूरी कर रहे हो,
गुलामी बनकर तो वही दास्ता हो गया। तो इस गुलामी या दास्ता संबंधी विचारों में अरस्तु क्या बताते हैं उसका परीक्षण हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परिचय देंगे कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दास्ता को एक प्राकृतिक और आवश्यक सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके विचार उस समय की सामाजिक संरचना और मान्यताओं से प्रभावित थे, यानी पहले के समय के लिए ठीक है इनके विचार उनके सामाजिक तौर तरीके से, लेकिन आधुनिक टाइम में ये लागू नहीं है, ये सही नहीं है दास्ता गुलामी। उन्होंने दास्ता के पक्ष में तर्क दिए, लेकिन उनके विचारों की आधुनिक दृष्टिकोण से आलोचना की जा सकती है। आज के टाइम से हम लोग अगर उसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आलोचना ही कर सकते हैं, उसका क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से गलत है दास्ता यानी गुलामी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका अरस्तु के दास्ता संबंधी क्या क्या विचार थे, कुछ बिंदुओं में हम लोग देख लेते हैं। दास्ता को प्राकृतिक माना है अरस्तु ने। कैसे भाई? तो अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा माना है। उनके अनुसार प्राकृतिक समझते हो, यानी आपको ईश्वर ने इसी लायक ही बनाया है, यही होता है प्राकृतिक व्यवस्था। तो कितना खराब बात है आप सोच लीजिए। उनके अनुसार कुछ लोग जन्मजात रूप से दास होते हैं क्योंकि उनके पास बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, यानी दिमाग से वो कमज़ोर होते हैं। लो भाई कर लो बात। और वे केवल शारीरिक श्रम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उपयुक्त होते हैं। उन्होंने इसे मानव समाज की स्थिरता और कार्य क्षमता के लिए आवश्यक बनाया है, यानी मानव समाज में भलाई हो, स्थिर बना रहे और कार्य की जो क्षमता है उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक बताया है। अरस्तु ने यह भी कहा कि दासों के बिना सभ्यता का विकास संभव नहीं है। यह तर्क उस समय की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करती है। ये जो तर्क यहाँ पर इन्होंने दिया दास के बारे में, यह उस टाइम के समाज के लिए फोकस करता है जहाँ दास्ता आम थी, गुलामी आम थी। हालांकि आज के टाइम में आधुनिक दृष्टिकोण में इसे गलत माना जाता है, क्योंकि यह तर्क असमानता, क्योंकि बराबरी आप नहीं देख रहे हो, किसी को गुलाम बना रहे हो भाई, आप मालिक बन रहे हो, तो ये कहाँ का उचित है। और वो भी जन्मजात से पैदा लिए आप सीधा गुलाम बन गए, तो ये असमानता और शोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, आपका दास्ता का उपयोगितावादी दृष्टिकोण। क्यों उपयोग है दास्ता, क्या इसका उपयोग है वो देखिए। किस तरीके से अरस्तु बताते हैं कि दास्ता उपयोग वस्तु है, इसको एक औजार के तौर पर माना गया है। ने दास्ता को समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार माना है, यानी अरस्तु ने समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको, उसके बेसिक को माना है दास्ता को। उन्होंने कहा कि दास मुख्य उद्देश्य उत्पादक कार्य करना है। उत्पादक कार्य मतलब पैदावार करवाना है, काम करके, लेबर मजदूरी करके, जिससे स्वामी वर्ग जो है, वह जो बौद्धिक वर्ग है, इसको बौद्धिक बोला गया है, सोच लीजिए। यानी जो स्वामी वर्ग है सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों में संलग्न हो सके, यानी जो स्वामी है, मालिक है, वो इन कामों में ना उलझा रहे। इन कामों में दास को ही करना होगा, और यह जो है वह किस में उलझा रहे भाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक कामों में। वाह भाई वाह। दासों को जीवित उपकरण कहा गया है, और दासों को अरस्तु द्वारा क्या बोला गया है, जीवित उपकरण, यानी लिविंग टूल्स, यानी जीता जागता औजार। सिर्फ काम करो तुम, जो स्वामी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस दृष्टिकोण में दासों को केवल उपयोग की वस्तु समझा गया है, ना कि मनुष्य। यह विचार दासों की मानवता और स्वतंत्रता को पूरी तरह नकारता है, इसका उल्लंघन करता है, जो आज के समय में बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए आगे देखिए, स्वामी दास संबंध। स्वामी और दास के बीच में क्या संबंध है, अरस्तु क्या बोलते हैं। अरस्तु ने स्वामी और दास के संबंध को पारस्परिक लाभकारी बताया है, यानी लाभ होता है दोनों के जो संबंध अगर स्थापित होते हैं। क्या लाभ होता है? उनके अनुसार स्वामी दासों का उपयोग करता है, जबकि दासों को जीवन जीने के लिए साधन और सुरक्षा मिलती है। यानी स्वामी जो है वो दासों का इस्तेमाल करता है, किसी तरीके से कुछ भी करवाता है, और उसके बदले में दासों को क्या मिलता है, जीवन जीने के लिए जो भी साधन है वो साधन और सुरक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं यही तो है गुलामी। उन्होंने इसे नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में देखा, और इन्होंने क्या किया, यह एक भलाई के रूप में, सोच लीजिए, और प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने देखा। हालांकि यह तर्क कमज़ोर है, क्योंकि यह स्वामी के पक्ष में शोषण को बढ़ावा देता है। दास्ता में दासों की इच्छाओं और अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, यानी दास्ता में क्या होता है, जो भी उसकी इच्छा होती है भाई, और जो भी उसके अधिकार होते हैं उसका हनन किया जाता है, उससे उसको वंचित किया जाता है। यह संबंध स्वामी के लाभ के लिए एक तरफा होता है। दासों के शारीरिक और मानसिक शोषण का यह एक आधार है। तो इस तरीके से इसके संबंध के बारे में अरस्तु क्या सोचता है, और हमने इसकी आलोचना के बारे में भी बताया। चलिए आगे देखते हैं नैतिकता का तर्क। नैतिकता का तर्क देकर दासों के बारे में क्या बोलते हैं अरस्तु।
अरस्तु ने दासता को नैतिक रूप से सही ठहराने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि दासों के लिए स्वामी के अधीन रहना बेहतर है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और जीवन जीने में सक्षम नहीं है। यानी जो दास है वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता, ना ही वह जीवन जीने में सक्षम है। उन्होंने इसे दासों के कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया। भाई जब वो निर्णय ले ही नहीं सकता स्वतंत्र रूप से, ना ही वो जीवन जी सकता है अपने सक्षम तरीके से, तो यहाँ पर कल्याण किस बात को बोला गया है, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने लिख दिया। तो कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया है, ये बताते हैं। यह तर्क दासता के अमानवीय पहलुओं को अनदेखा करता है और दासों की स्वतंत्रता को नकारता है। नैतिकता के इस तर्क को आधुनिक मानव अधिकार सिद्धांतों में प्रकाश में अस्वीकार किया जाता है। यानी नैतिकता का यह तर्क जो इन्होंने दिया है अरस्तु ने, वह मानव अधिकार के जो सिद्धांत है वो पूरे तरीके से इसका उल्लंघन करता है। मानव अधिकार के जो सिद्धांत है वह स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि यह अन्याय और शोषण को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर समझते हैं अरस्तु के विचारों का परीक्षण, यानी इसके विचारों का हम लोग परीक्षण करते हैं। हमने देखा इनके विचार अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग इसका परीक्षण करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्राकृतिकता का खंडन करना, यानी जन्मजात जो इन्होंने बताया है दास होना, उसका हम लोग खंडन करते हैं, बिल्कुल ये गलत है। अरस्तु का यह तर्क कि कुछ लोग जन्म से ही दास होने के लिए उपयुक्त हैं, आधुनिक दृष्टिकोण से यह गलत है। यानी अरस्तु ने बताया था कि पैदा लिया तुम और सीधा दास बन गया, ये बिल्कुल गलत है आज की दृष्टि से। सभी मनुष्यों को समान स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बताते हैं कि सभी व्यक्तियों में समान संभावनाएं होती है और किसी को भी जन्म के आधार पर दास बनाना सही नहीं है। यानी आज के टाइम की जो विज्ञान या सामाजिक अध्ययन है वो क्या बताते हैं अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में, कि भाई कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही गुलामी नहीं बन सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, बहुत सारे प्रतिभाएं होती है। और अरस्तु का यह विचार उस समय की सामाजिक असमानता को वैध, यानी उस समय जो सामाजिक समानता नहीं बोल सकते, इसे सामाजिक असमानता ही बोल सकते हैं, और उसको अरस्तु क्या कर रहा था, सही ठहरा रहा था, यानी वैध ठहराने का प्रयास कर रहा था, जो आज के समय में बिल्कुल अमान्य है, गलत है। आगे देखते हैं असमानता को बढ़ावा देना, यानी इसके परीक्षण में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि ये जो दास वाला इनका विचार है वो असमानता को बढ़ावा देता है। अरस्तु ने दास के माध्यम से समाज में असमानता को स्वाभाविक और आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग सेवा करने के लिए। यह तर्क बिल्कुल बराबर नहीं है, असमानता को बढ़ावा देता है और सामाजिक अन्याय को भी वैध ठहराता है। आधुनिक दृष्टिकोण में यह विचार अमान्य और अस्वीकार किया जा सकता है। आज के टाइम में यह विचार बिल्कुल मान्य नहीं है, उसे अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव समाज में समानता और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। तीसरे पॉइंट पर आप लिख सकते हो मानव अधिकार का उल्लंघन। जो भी मनुष्य का अधिकार है उसका यह उल्लंघन करता है। अरस्तु के विचार मानव अधिकारों के आधुनिक सिद्धांतों के विपरीत है, यानी जो भी मानव का अधिकार है भाई उसके विपरीत इनका सिद्धांत है अरस्तु का। दासता किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का हनन करती है। यह विचार जो दासों को केवल एक वस्तु मानता है, उनके बुनियादी अधिकारों को नकारा है। आधुनिक युग में दासता को अमान्य और अवैध घोषित किया गया है। अरस्तु का यह दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक ढांचे के अनुरूप था, लेकिन आज इसे अन्यायपूर्ण अस्वीकार माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर, स्वामी दास संबंध की आलोचना। इन्होंने क्या बताया था कि स्वामी दास के बीच में संबंध स्थापित होने से क्या होता है, विकास होता है समाज का। अब इसकी आलोचना देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। अरस्तु का यह तर्क कि स्वामी और दास का संबंध पारस्परिक लाभकारी होता है, वास्तविकता से बिल्कुल परे है। दासता में स्वामी केवल अपने लाभ के लिए दासों का शोषण करता है। दासों की इच्छाओं, अधिकारों और गरिमा को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। यह संबंध एक तरफा होता है, जिसमें दासों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या सम्मान नहीं मिलता है। यह विचार स्वामी वर्ग के शोषण को वैध ठहराने का प्रयास करता है और स्वामी दास संबंध बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर, आधुनिक समाज पर प्रभाव। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचार का उपयोग औपनिवेशिक काल और नस्लीय शोषण को वैध ठहराने के लिए किया गया। यानी इनके जो विचार थे, हमारे देश में औपनिवेशिक कौन आया, अंग्रेज आया, और वही ना हम लोगों को गुलाम बनाया, दास बनाया, तो उनके लिए ये सही था। यानी इनके विचार समाज में वो प्रभाव डाला। औपनिवेशिक काल और जो नस्लीय भेदभाव होते हैं, नस्लीय भेदभाव समझते हो ना, जैसे भारत में जो शूद्र है,
छोटे जाति के है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया नज़र से देखते हैं। तो ये इनके विचारों का प्रभाव ही था। उनकी दासता की अवधारणा ने ऐतिहासिक रूप से शोषण, अन्याय को बढ़ावा दिया। हालांकि आज के समाज ने इन विचारों को खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। आज के लोकतांत्रिक और समानतावादी समाज में अरस्तू के दासता संबंधी विचार को अप्रासंगिक और अस्वीकार किया है। यानी कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जाता कि होना चाहिए, इनके विचार लागू होने चाहिए, बिल्कुल अस्वीकार है। अब आगे देख लेते हैं निष्कर्ष। तो अरस्तू के दासता संबंधी विचार उनके समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। उन्होंने दासता को प्राकृतिक और नैतिक ठहराने का प्रयास किया, लेकिन उनके तर्क शोषण और असमानता को बढ़ावा देते हैं। यानी इनका जो भी विचार था कहीं ना कहीं उस समय के लिए, उस समय के टाइम में जो भी समाज की व्यवस्था होगी, पता नहीं किस तरीके से होगी, उसके लिए ठीक था या गलत था हमें नहीं पता, लेकिन आज के टाइम में पूरे तरीके से यह असमानता को बढ़ावा देती है। आधुनिक दृष्टिकोण से उनके विचार अमानवीय हैं और अनुचित है, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ना कि वर्तमान समय में इसे स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार है। ठीक है, तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। इतना तक अगर आप देखे हो तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। प्लेटो व अरस्तू के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावे हो सकता है दूसरे विद्वानों का भी राजनीतिक विचार को तुलना करने के लिए आपको दे दे क्वेश्चन में, इसीलिए सारे राजनीतिक के विचारों को आपको समझना ज़रूरी है कि किनका विचार किस तरीके से कम अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो इतना बता रहे हैं कि एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आओगे, क्योंकि सारे जो विद्वान है उनका जो राजनीतिक विचार है ना, वो कुछ लाइन, कॉमन पॉइंट्स या फिर कॉमन लाइन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, उससे आपको याद करने में टफ नहीं होगा। तो प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचार की तुलना करते हैं। प्लेटो और अरस्तू प्राचीन ग्रीक के महान दार्शनिक थे। ये राजनीति पर अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी राजनीति पर यह अपने विचार प्रस्तुत करते थे, इसके लिए यह प्रसिद्ध थे। उनके राजनीतिक विचारों में कई समानताएं और अंतर भी दिखे हैं। इन दोनों के राजनीतिक विचार में उनकी तुलना इस प्रकार से की जा सकती है बिंदु वाइज। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पॉइंट्स के आधार पर। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, इन दोनों के आधार पर देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। प्लेटो का मानना है कि राज्य का जो उद्देश्य है भाई वह न्याय को स्थापित करना। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य तभी सफल हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये चीज़ हम लोग प्लेटो के राजनीतिक विचार में हम लोग देख चुके हैं। इनका मानना है कि भाई अपनी योग्यता के अनुसार जो भी जिनका कर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करना चाहिए, उससे न्याय व्यवस्था कायम रहती है। न्याय का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से विचलित ना हो, उनका जो भी कार्य कर्तव्य है वो उनको करना है। ये प्लेटो के द्वारा ये चीज़ बताई गई। दूसरी ओर अरस्तू ने क्या बताया, तो देखिए अरस्तू ने राज्य को नैतिक और सामाजिक विकास का साधन माना है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अच्छी जीवन जीने में मदद करना है। राज्य का क्या उद्देश्य है भाई, तो नागरिकों को अच्छी जीवन जीने में मदद करना है, उनको अच्छी फैसिलिटी देनी है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक इकाई माना है जो न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और नैतिक कल्याण को भी बढ़ावा देती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर बताया गया राज्य का उद्देश्य क्या है कि भाई राज्य में जो भी लोग हैं, चाहे वो राजा हो या जनता हो या कोई भी हो या फिर सैनिक हो, सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। अपने कर्तव्यों का अगर पालन करता है तो राज्य में न्याय व्यवस्था कायम होती है। जबकि यहाँ पर अरस्तू के अनुसार क्या है कि भाई जो राज्य है ना, उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नागरिकों को सारी फैसिलिटी देना, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें उनकी आवश्यकता है हर तरीके से मदद करना है और उनका कल्याण करना है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, आदर्श राज्य की परिकल्पना, यानी दोनों के आधार पर देखते हैं क्या क्या परिकल्पनाएं हैं आदर्श राज्य के बारे में। प्लेटो ने रिपब्लिक में, इनकी जो बुक थी उसमें आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसमें 3 वर्ग होते हैं। शासक जो दार्शनिक राजा होता है, दूसरा सैनिक और तीसरा श्रमिक। 3 भागों में इन्होंने बांटा था प्लेटो ने। उन्होंने दार्शनिक राजाओं को सबसे योग्य शासक माना क्योंकि वे सत्य और न्याय को समझते हैं। उनका राज्य पूरी तरह से आदर्शवादी था। आदर्शवादी कहने का मतलब है कल्पना के आधार पर, यानी आप अपने मन में जो सोचते हो कि हाँ इस तरीके से राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, सारा कुछ सही तरीके से होनी चाहिए, तो वह आदर्शवादी राज्य व्यवस्था होती है। तो प्लेटो का मानना इसी के आधार पर था। आगे देखिए, जबकि अरस्तू क्या था, अरस्तू ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली, यानी जिस तरीके से समाज की ज़रूरत है उसी तरीके से होनी चाहिए। समाज में
हमेशा बदलाव होते रहते हैं, समाज की आवश्यकता हमेशा बदलती रहती है। तो इस तरीके से अरस्तू का दृष्टिकोण अलग होता है, यानी वहाँ पर आदर्शवादी जबकि यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने सर्वोत्तम संभव राज्य का समर्थन किया जिसमें लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रण हो। यानी इन्होंने क्या बताया कि कैसा राजतंत्र होना चाहिए, यानी जो राज्य होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए भाई, तो उसमें लोकतंत्र भी होनी चाहिए, यानी जनता को भी उसमें अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही साथ राजतंत्र भी होना चाहिए, यानी राजा का भी अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ कुलीन तंत्र मतलब राजा के गद्दी में कुछ खास वर्ग के लोग ही बैठे। यानी तीनों प्रकार का यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है वह मिश्रित व्यवस्था होनी चाहिए। ये किनका मानना था? अरस्तू का। उनका मानना था कि राज्य को उस समाज के अनुसार होना चाहिए जिसमें वह स्थापित हो, और इनका मानना था कि राज्य जो है वो उस समाज के अनुसार होना चाहिए, यानी जैसा समाज उस तरीके से राज्य होना चाहिए जिससे वह स्थापित हो। उन्होंने आदर्श की बजाय व्यवहारिक पर जोर दिया, और प्लेटो के उल्टा इन्होंने आदर्श की बजाय व्यवहारिक पर जोर दिया, यानी प्रैक्टिकली जो भी चीज़ समाज को ज़रूरत है उस तरीके से राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए प्लेटो ने राजतंत्र और कुलीन तंत्र को सबसे अच्छा शासन माना, यानी प्लेटो के अनुसार कैसा होना चाहिए राज्य व्यवस्था, तो राजतंत्र के जैसा या फिर कुलीन तंत्र, मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्था ये नहीं मानते थे, केवल और केवल राजतंत्र या फिर कुलीन तंत्र ही होनी चाहिए। उनका मानना था कि केवल ज्ञानी दार्शनिक राजा ही राज्य को न्यायपूर्ण और समृद्ध बना सकता है। उन्होंने अन्य शासन प्रणालियों जैसे लोकतंत्र को अराजकता का कारण माना है, यानी ये लोकतंत्र को बेहतर नहीं मानते थे। कैसा मानते थे? अराजकता के जैसा मानते थे, यानी लोकतंत्र में कहीं ना कहीं राजा की शक्ति कम हो जाएगी, इनका मानना था। जबकि अरस्तू ने शासन प्रणालियों का पूरा अध्ययन किया और संवैधानिक शासन को सबसे बेहतर माना, यानी अरस्तू ने शासन प्रणालियों को अच्छे तरीके से अध्ययन किया, एनालिसिस किया और देखा कि संवैधानिक शासन ही सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, जहाँ पर कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, संविधान रहनी चाहिए। उनके अनुसार मिश्रित शासन प्रणाली जिसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के तत्व होने चाहिए, जिसमें लोकतंत्र भी होनी चाहिए, जनता को भी कुछ शक्ति होनी चाहिए, अधिकार होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी कुछ अधिकार और शक्तियाँ होनी चाहिए। दोनों तत्व मिश्रित तौर पर होनी चाहिए। सबसे स्थिर और प्रभावी होती है या दोनों तरीके से राज्य व्यवस्था। उन्होंने शासन को व्यवहारिकता और संतुलन पर आधारित बताया। तो इस तरीके से अरस्तू का ये यहाँ पर विचार था, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वह था प्लेटो का विचार। अब देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की भलाई के लिए बलिदान योग्य मानते हैं। यानी इस लाइन को पढ़िएगा तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो मानते हैं ना कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिल गई तो उससे राज्य की भलाई का बलिदान हो जाएगा। ये इनका मानना था प्लेटो का, यानी ये मानते थे कि किसी को स्वतंत्रता उतनी नहीं देनी चाहिए, जितना उसका सक्षम या क्षमता है उसी तरीके से उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो भी राज्य में व्यक्ति है उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। आदर्श राज्य में हर व्यक्ति को अपने वर्ग और भूमिका के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे किसान है तो भाई उसको किसान वाला ही काम करना है, राजा है तो राजा ही बनेगा, सैनिक है तो सैनिक ही बनेगा। ये सोच किसका था? प्लेटो का था। जबकि यहाँ पर देखिए अरस्तू क्या मानते हैं। अरस्तू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसे सामूहिक भलाई के साथ संतुलित करने की वकालत इन्होंने की। और ये सामूहिक तौर पर एक भलाई की बात इन्होंने बताई कि अगर सभी को स्वतंत्रता मिलेगी तो यह संतुलित है समाज व्यवस्था में। उनके अनुसार राज्य को नागरिकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी इनके अनुसार जो है वह राज्य जो है ना या सरकार जो है वह नागरिकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्वतंत्रता सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सद्भाव और नैतिकता को बाधित ना करे किसी तरीके से। इतना स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए जिससे कि समाज में किसी तरीके से कुछ भी नुकसान ना हो, ठीक है, समाज का विकास हो, उसका भलाई हो। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट, महिला और परिवार के बारे में दोनों का क्या विचार है। तो प्लेटो ने महिलाओं को समान शिक्षा, समान अधिकार देने की बात की है। उनका मानना था कि महिलाओं को राज्य के प्रशासन में भी भाग लेना चाहिए, यानी इनका मानना था कि महिलाएं भी शासन व्यवस्था चला सकती है। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को समान क्षमता का माना, यानी दोनों के अंदर जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो दोनों के अंदर सेम है, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये किनका मानना था? प्लेटो का। जबकि अरस्तू ने पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाया। पारंपरिक मतलब परंपरा से जो चलते आ रहा है। उनके अनुसार महिलाओं की भूमिका सिर्फ और सिर्फ परंपरा जैसे चला आ रहा है कि वह घरेलू काम करते हैं, तो महिलाएं सिर्फ घरेलू है
और उन्हें परिवार की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सक्षम माना और उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के योग्य नहीं माना। अरस्तू ने इस बिंदु पर प्लेटो महिलाओं के प्रति अधिक प्रतिशील दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में है प्लेटो, जबकि अरस्तू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6वां नंबर पॉइंट, दृष्टिकोण। दोनों का दृष्टिकोण में हम लोग तुलना करते हैं। तो प्लेटो आदर्शवादी थे। उनका मानना था कि आदर्श समाज और आदर्श राज्य की स्थापना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने दर्शन शास्त्र और नैतिकता के आदर्श सिद्धांत के आधार पर राज्य की परिकल्पना की। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। जबकि अरस्तू जो है वो यथार्थवादी था या आदर्शवादी था, तो यह यथार्थवादी था, मतलब प्रैक्टिकली, यानी जिस तरीके से समाज की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उस तरीके से होनी चाहिए। जबकि इनका मानना था आदर्शवादी ही सारा कुछ करेगा। उन्होंने वर्तमान यानी अरस्तू ने वर्तमान समाज और शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि आदर्श से अधिक व्यवहारिक महत्वपूर्ण है। यानी इन्होंने क्या किया, ज़मीनी तौर पर इन्होंने शासन व्यवस्था को देखा, वर्तमान टाइम पर देखा कैसी है, समाज में जाकर इन्होंने देखा, अध्ययन किया और इससे निष्कर्ष निकाला कि भाई आदर्श से अधिक व्यवहारिकता महत्वपूर्ण है, आदर्श जरूरी नहीं है। उनके विचार समाज और राज्य के वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर विकसित किए गए थे। प्लेटो का दृष्टिकोण काल्पनिक था, जबकि अरस्तू का दृष्टिकोण व्यवहारिक था, यानी प्रैक्टिकली था। तो दृष्टिकोण के आधार पर हमने देख लिया। अब आते हैं 7 नंबर, शिक्षा और प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से। प्लेटो के अनुसार, आपको पता ही मैंने वीडियो में बताया था शिक्षा किस तरीके से इन्होंने देने की बात कही थी। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शासकों को तैयार करना, यानी इनका मानना था कि शासकों को बेहतर शिक्षा दी जाए और शासक के रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने रिपब्लिक में एक व्यापक शैक्षिक योजना प्रस्तुत की है और इस बुक में प्लेटो ने बहुत बड़े पैमाने पर किस तरीके से शिक्षा किसको देनी चाहिए ये योजना उसमें प्रस्तुत की है, जिसमें बच्चों से लेकर वयस्क तक की शिक्षा शामिल थी। उनका मानना था कि शासकों को दर्शन, गणित और नैतिकता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी जो शासक है उसको दर्शन शास्त्र, गणित और नैतिकता में उन्हें शिक्षा हासिल करनी चाहिए ताकि वे राज्य के लिए सही निर्णय ले सके। और इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने कैटेगरी में बांटा था, कैटेगरी के अनुसार इन्होंने शिक्षा देने की बात कही थी। यानी राजा सिर्फ दार्शनिक शिक्षा हासिल करेंगे, सैनिक सैन्य से रिलेटेड शिक्षा हासिल करेंगे और श्रमिक जो भी उनका काम काज है उसी से रिलेटेड शिक्षा हासिल करेंगे, वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। जबकि अरस्तु शिक्षा को व्यक्तिगत विकास यानी हर व्यक्ति के विकास और नैतिकता से जोड़ते थे। उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक और जीवन के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया। यानी शिक्षा का इन्होंने क्या बताया उद्देश्य कि भाई हर व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ जीवन के उपयोग के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ये अरस्तु ने बताया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छा और जिम्मेदार बनाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका धर्म और नैतिकता का स्थान। धर्म और नैतिकता का स्थान के बारे में किस तरीके से इन दोनों का विचार है वो देखिए। प्लेटो ने धर्म और नैतिकता को राज्य का अभिन्न हिस्सा माना है। प्लेटो ने धर्म और नैतिकता को राज्य का एक खास अंग माना है। धर्म और नैतिकता को, ये दोनों क्या है भाई, राज्य का एक हिस्सा है। उनका मानना था कि राज्य में नैतिकता को बनाए रखने के लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। यानी राज्य में जो भी नैतिक व्यवस्था है, नैतिक कहने का मतलब है अच्छे चीज़ों को कायम रखना, उसके लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है। शासकों को धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। जबकि अरस्तु ने धर्म को उतना प्रमुखता नहीं दी, उन्होंने नैतिकता को व्यवहारिक जीवन और तर्क के साथ जोड़ा, ना कि धर्म के साथ। ठीक है, तो ये दोनों का हमने देखा, तुलनात्मक परीक्षण किया राजनीति में इनके विचारों का। अब यहाँ पर देख लेते हैं निष्कर्ष के तौर पर। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो ने एक आदर्श समाज का सपना देखा, जबकि अरस्तु ने उस समाज को व्यवहारिक रूप से कैसे चलाया जाए इस पर ध्यान दिया। कितना सटीक और सिंपल निष्कर्ष है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो की राज्य से संबंधित विचारों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए समझिएगा ध्यान से, राजनीतिक चिंतन की विचारधारा मतलब राजनीति से रिलेटेड जो भी विचारधारा है सिसरो का, और राज्य से संबंधित जो भी विचारधारा है, वो दोनों हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी आलोचना भी करेंगे। विद्वान कौन है? सिसरो है। याद रखिएगा, नाम भूलिएगा मत, नहीं तो पता चलेगा इसकी विचारधारा उसके नाम में हम लोग लिख दिया आंसर में, ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो सिसरो ने राज्य की परिभाषा किस तरीके से दी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिसरो ने राज्य को न्याय पर आधारित लोगों का समुदाय कहा है। सिसरो ने राज्य को न्याय पर आधारित लोगों का समुदाय कहा है। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। उनका मानना था कि न्याय के बिना राज्य टिकाव नहीं हो सकता। सिसरो ने राज्य को नैतिक और सामाजिक भलाई का माध्यम माना। ये सारा जो लाइन यहाँ पर लिखा गया, क्या ये कॉमन लाइन नहीं है, कॉमन बातें नहीं है? तो आप अगर सभी चीज़ में ये चीज़ें लिखोगे, सभी विद्वानों में, तो आराम से आप लिख सकते हो सारा कुछ। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आप इसकी आलोचना देख लेते हैं। उनकी यह परिभाषा आदर्शवादी है, यानी ये जो परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पर न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और सामाजिक भलाई के लिए ही सारा कुछ होना चाहिए सिसरो के अनुसार, तो ये जो है ना वह आदर्शवादी है। व्यवहारिक राजनीति में राज्य केवल न्याय पर आधारित नहीं होता है, बल्कि सामाजिक असमानताओं, शक्ति संघर्ष और अन्य राजनीतिक कारकों पर भी प्रभावित होती है। यानी समाज में किस तरीके से समानता स्थापित करनी है, जो भी शक्ति संघर्ष होते हैं और राजनीतिक कारक और भी इसके अलावे है, वो सारे प्रभावित होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी के न्याय के लिए ही यहाँ पर काम किया जाए। इसलिए उनकी परिभाषा वास्तविक राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरीके से नहीं समझा पाती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट्स, कानून और न्याय का महत्व। तो सिसरो ने कानून को राज्य का आधार माना है। कानून को सिसरो ने राज्य का बेसिक माना है, यानी आधार माना है। उन्होंने प्राकृतिक और सार्वभौमिक कानून का समर्थन किया, यानी एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी पर लागू होनी चाहिए, जो सभी के लिए समान हो। उनके अनुसार कानून नैतिकता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। प्राकृतिक कानून का विचार सिसरो के समय प्रभावी हो सकता था। यानी प्राकृतिक कानून का मतलब होता है ना कि ईश्वर के द्वारा जो कानून प्रदत्त है, यानी नेचुरल जो कानून बन चुका है, ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून है। तो प्राकृतिक कानून का विचार सिसरो के समय प्रभावी हो सकता था उस समय, लेकिन अगर आज के टाइम में आधुनिक समाज में अगर देखें तो यह जटिल हो गया है, यानी ये कानून नहीं लागू हो सकता है। कानून और न्याय के स्वरूप समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। कानून हमेशा एक ही नहीं होता है, वो समाज, समय, समाज का स्वरूप, ये सभी चीज़ों में हमेशा परिस्थितियों में क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए सिसरो का दृष्टिकोण व्यवहारिक राजनीति में पूरी तरह लागू नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये भी एक सोची समझी चीज़ है, यानी आदर्शवादी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका राज्य और नागरिकों का संबंध। तो सिसरो ने नागरिकों और राज्य के बीच कर्तव्य और अधिकारों का संतुलन महत्वपूर्ण माना है। यानी नागरिकों का कुछ कर्तव्य होगा सरकार के प्रति, राज्य के प्रति, और राज्य का भी कुछ कर्तव्य होगा नागरिकों के प्रति। दोनों का संतुलन माना है। उन्होंने कहा कि राज्य का काम नागरिकों की भलाई करना और नागरिकों का काम राज्य के कानूनों का पालन करना। जो भी नागरिक है वो राज्य के जो भी कानून व्यवस्था है उसका पालन करेंगे और नागरिकों के लिए भलाई करेंगे राज्य व्यवस्था। अब इसमें क्रिटिसाइज़ कैसे करना है वो देखिए। यह विचार आदर्श है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राज्य अक्सर नागरिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज करती है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, क्योंकि जो राज्य है ना वो नागरिकों के अधिकारों को कभी कभी नज़रअंदाज करती है। सिसरो का दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों की वास्तविक समस्याओं जैसे असमानता और शोषण को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट इन्होंने छोड़ा है, तो इस कारण से आप आलोचना कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, मिश्रित शासन प्रणाली। सिसरो ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण सबसे अच्छा शासन बताया है। उनका मानना था कि यानी ये भी अरस्तु के जैसा ही एक राज्य व्यवस्था को मानते हैं, यानी राजतंत्र और कुलीन तंत्र और लोकतंत्र मिश्रित होनी चाहिए। उनका मानना था कि यह प्रणाली शक्ति का संतुलन बनाए रखती है और राज्य को स्थिर बनाती है। यानी ये जो मिश्रित व्यवस्था है इससे क्या होता है भाई, तो उससे शक्ति संतुलन बनी रहती है और राज्य को स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, अब इसकी आलोचना देख लीजिए। मिश्रित शासन प्रणाली आदर्श रूप से अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना उतना ही कठिन है। अक्सर विभिन्न तत्वों के बीच टकराव होती है। यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरीके का यहाँ पर क्या है, राजतंत्र व्यवस्था है, कुलीन तंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र है। भाई लोकतंत्र जब रहेगा तो ये राजतंत्र क्या करेगा? अब जब राजतंत्र है तो फिर यहाँ पर कुलीन तंत्र क्या करेगा? कहीं ना कहीं एक दूसरे से या टकराव उत्पन्न करेंगे और इससे यानी जिससे शासन कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा शक्ति का संतुलन इस प्रणाली को अस्थिर बना सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आलोचनात्मक परीक्षण में थोड़ा सा और हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष भी आप निकाल दीजिएगा कि सिसरो ने राज्य और कानून को नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया या इसका विचारधारा के आधार पर सकारात्मक पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष अगर देखें तो उनके विचार आधुनिक राजनीति की वास्तविकताओं जैसे सामाजिक असमानता और सत्ता संघर्ष को पर्याप्त रूप से नहीं समझाते हैं, यानी नहीं समझते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में जो असमानता है और सत्ता के लिए हर चीज़ लागू करना संभव नहीं है। सत्ता संघर्ष बहुत चीज़ें हैं जो इनके द्वारा बताई नहीं गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखिएगा? सिसरो का राजनीतिक चिंतन आदर्श और नैतिकता पर आधारित है। उन्होंने न्याय और कानून को राज्य का आधार बनाया और उनके विचार व्यवहारिक राजनीति में पूरी तरह लागू करना कठिन है। फिर भी उन्होंने नैतिकता और कानून को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान देकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
देखिए यहाँ पर जो ये आलोचना की गई है, आलोचनात्मक परीक्षण, आपकी मर्ज़ी आप लिखिएगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हर एक पॉइंट्स के बाद हमने आलोचना की है इसे ज़रूर लिखिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संत आइंस्टाइन के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें ये अलग तरीके से इनका विचारधारा था, आपको याद रहेंगे। मेरे नज़रिए से ये बहुत ही सिंपल आंसर इसका रहने वाला है, क्योंकि इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं औरों से अलग है, थोड़ा सा अलग है हटके। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इनके बारे में देखिए। संत आइंस्टाइन एक प्रमुख ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। ये ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे। ईसाई याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, जिनके राजनीतिक विचार उनकी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में विस्तृत रूप से वर्णित किया। और इन्होंने इस पुस्तक में अपने विचारधारा को, यानी राजनीतिक विचारधाराओं को इसमें वर्णित किया है। उनके राजनीतिक विचार धर्म, नैतिकता और ईश्वर पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, धर्म और ईश्वर। ईश्वर यहाँ पर एक नया ऐड हुआ, इनकी विचारधारा में ईश्वर ऐड होती है। अब ईश्वर पर आधारित है, आइए देखेंगे आगे पॉइंट्स में, वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 राज्यों की परिकल्पना की। 2 राज्य, हर एक विचारधारा में आप लोग देखेंगे कि एक तरीके का राज्य व्यवस्था उन्होंने बताया था, लेकिन इन्होंने 2 तरीके की राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की। एक देखिए ईश्वरीय राज्य, यह क्या है, तो यह आदर्श है, यानी एक परिकल्पना है, सोच है कि ऐसा राज्य व्यवस्था होनी चाहिए ईश्वर के अनुसार। यह आदर्श है जहाँ न्याय और नैतिकता ईश्वर के निर्देशों पर आधारित हो, यानी यहाँ पर न्याय और नैतिकता ईश्वर के निर्देशों पर ही आधारित हो, वह ईश्वर का राज्य कहलाएगा इनके अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार। और दूसरा राज्य व्यवस्था इनके अनुसार क्या था, पृथ्वी का राज्य। यह मानव इच्छाओं और पापों पर आधारित है, जहां संघर्ष और अन्याय होते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी राज्य पूरी तरह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जो भी राज्य व्यवस्था है वहाँ पर पूरे तरीके से उसको न्याय नहीं मिलती है। यह एक पापों पर आधारित राज्य व्यवस्था है। आदर्श राज्य केवल ईश्वर का राज्य ही है, जहाँ पूरी शांति और न्याय व्यवस्था संभव है। इनके द्वारा यही चीज़ मानना है। यानी आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, स्वर्ग, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर के द्वारा जो स्वर्ग बनाई गई है वहाँ पर सभी को न्याय मिलेगा, शांति व्यवस्था रहेगी, सभी सुविधाएं मिलेगी। जबकि जो धरती है, धरती को क्या बता रहे हैं या कि ये यहाँ पर आदर्श राज्य नहीं है, यहाँ पर पापों से लोग भरे पड़े हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें, यहाँ पर न्याय और शांति संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य का उद्देश्य, इनके द्वारा क्या मानना है, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संत आइंस्टाइन के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य मानव पापों को नियंत्रण करना है। यानी इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भी मनुष्य पाप करते हैं उसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है और समाज में शांति बनाए रखना है। यानी ओवरऑल जो भी बुरे काम करते हैं मनुष्य, उसको कम करना है। उन्होंने राज्य को मानवता की कमज़ोरियों और संघर्षों को कम करने का साधन माना है। यानी मानवता की जो भी कमज़ोरी है, जो मानवता को अपनाते नहीं है, कुछ कमज़ोरी है कोई कारण, तो इसमें राज्य को उसकी मदद करनी चाहिए, जो भी कमज़ोरी है उसको दूर करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि उनका मानना था कि कोई भी राज्य आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। राज्य केवल अस्थायी शांति प्रदान कर सकता है। जो पृथ्वी में राज्य व्यवस्था है वह केवल अस्थायी शांति व्यवस्था प्रदान कर सकती है। अस्थायी का मतलब वो फिक्स नहीं रहेगा, शांति व्यवस्था कुछ दिन तक रहेगा, फिर अचानक अशांति फैल जाएगी। जबकि पूरी तरीके से शांति ईश्वर के राज्य में ही संभव है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट्स, न्याय और कानून का महत्व। तो संत आइंस्टाइन ने कहा कि न्याय के बिना राज्य केवल एक बड़ा चोर गिरोह है। यानी इनके अनुसार, इनका मानना है कि किसी भी राज्य व्यवस्था में न्याय होनी चाहिए, और अगर न्याय नहीं है तो वह एक बड़ा चोर गिरोह है, ठीक है। उनके अनुसार कानून और न्याय का आधार ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। यानी इनके अनुसार कानून और न्याय किस आधार पर होनी चाहिए, तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। केवल वही कानून सही है जो ईश्वर की नैतिकता और न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। उनका दृष्टिकोण धार्मिक नैतिकता पर आधारित था, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मानना है कि ईश्वर के आधार पर न्याय और कानून व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य और धर्म का संबंध। तो राज्य और धर्म का संबंध किस तरीके से इन्होंने रिलेट किया है। संत आइंस्टाइन ने राज्य और धर्म के बीच गहरा संबंध बताया है। उनके अनुसार राज्य को ईश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी ईश्वर के जो भी नियम है वह राज्य को पालन करना चाहिए, और धर्म को राज्य के नैतिक आधार के रूप में काम करना चाहिए। और जो धर्म है उसको राज्य के भलाई के आधार पर ही काम करना चाहिए। धर्म के बिना राज्य नैतिकता और न्याय नहीं बन सकता है। बिना धर्म के, इनका मानना था कि राज्य में भलाई, नैतिकता और न्याय
स्थापित हो ही नहीं सकती। हालांकि यह विचार व्यवहारिक राजनीति में चुनौतीपूर्ण है, यानी प्रैक्टिकली यह देखा जाए तो धार्मिक रूप से अगर हम लोग राजनीति में ऐड करेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म और राजनीति के हित में हमेशा समान नहीं होते। यानी धर्म में कुछ कुछ नियम कानून, राजनीति में जो भी नियम कानून या फिर व्यवस्था होती है वो अलग हो जाती है, दोनों की विचारधाराएं अलग हो जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हमेशा धर्म को राजनीति में ही डालना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका शांति का आदर्श। इसमें संत आइंस्टाइन के अनुसार उनका मानना है कि सच्ची शांति केवल ईश्वर के साथ सामंजस्य में रहने से मिलती है। पृथ्वी पर शांति हमेशा अस्थायी और अधूरी होगी, यानी पृथ्वी पर जो शांति है वो फिक्स नहीं रहेगी, अधूरी आपको शांति मिलेगी। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का उद्देश्य समाज में संघर्षों को कम करना और अस्थायी शांति स्थापित करना है। यानी राज्य का क्या उद्देश्य है भाई? जो भी समाज में संघर्ष है उसको कम करना है और अस्थायी शांति को स्थापित करना है। लेकिन अस्थायी और पूर्ण शांति केवल ईश्वर के राज्य में ही संभव है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। अब इसके आलोचनात्मक तरीके से हम लोग दो पक्ष को देख सकते हैं, इसके क्रिटिसाइज को। पहला देखिए सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो संत आइंस्टाइन ने राज्य और नैतिकता को गहराई से जोड़ा। उन्होंने मानव पाप और उसकी सीमाओं को समझने पर जोर दिया। चलिए ये ठीक है। अब इसकी नेगेटिविटी देख लेते हैं। नकारात्मक पक्ष में क्या है? उनका दृष्टिकोण अत्यधिक धार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, जो आज के धर्मनिरपेक्ष राजनीति में लागू करना बिल्कुल संभव नहीं है, कठिन है। ये नेगेटिविटी है। उनकी विचारधारा आदर्शवादी है और व्यवहारिक राजनीति की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबंधित नहीं करती। यानी आदर्शवादी इनकी विचारधारा है तो प्रैक्टिकली यह राजनीतिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। तो ये आपका नकारात्मक पक्ष हो गया, ठीक है, इनके द्वारा जो भी हमने देखा। अब यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं। संत आइंस्टाइन ने राज्य को मानव पापों को नियंत्रण करने का साधन माना है। उनके विचार धर्म और नैतिकता पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राज्य कभी भी आदर्श नहीं हो सकता। हालांकि उनके विचार व्यवहारिक राजनीति में सीधे लागू करना कठिन है, लेकिन उनका नैतिक दृष्टिकोण राजनीति को गहराई से प्रभावित करता है। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। इसके बाद देख लेते थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की व्याख्या, यानी इसके क्या राजनीतिक विचार थे। थॉमस एक्विनास मध्यकालीन यूरोप के एक महान दार्शनिक थे। देखिए मध्यकालीन यहाँ पर ये थे, ठीक है, प्राचीन नहीं थे, मध्यकालीन यूरोप के, और यूरोप के थे तो इससे आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। और यह धर्मशास्त्री भी थे। उनके राजनीतिक विचार धर्म, नैतिकता और अरस्तू के दर्शन पर आधारित थे, ठीक है। इनका जो विचार था वह धर्म के आधार पर, नैतिकता और अरस्तू के जो दर्शन थे उसके आधार पर था। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ा और राज्य को मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, राज्य का उद्देश्य, इनके द्वारा क्या कहना है। थॉमस एक्विनास ने राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति और न्याय स्थापित करना है। देखिए बहुत सारे विद्वानों में हमने देखा कि कुछ लाइन, कुछ पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, तो कुछ पॉइंट्स तो आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। हर एक विद्वानों में देखिएगा मुख्य उद्देश्य शांति और न्याय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य नागरिकों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए काम करता है। राज्य को मानव जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सद्भाव लाने का माध्यम माना है। उनके अनुसार राज्य ईश्वर की योजना का हिस्सा है जो मानवता के कल्याण के लिए बनाया जाता है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप लिख दीजिएगा कि राज्य का उद्देश्य क्या है जनता के लिए। इसके बाद देखिए प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। तो एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को ईश्वर के शाश्वत कानून का हिस्सा माना है। यानी इनके द्वारा जो मानना है कि प्राकृतिक कानून जो है ना वह ईश्वर के शाश्वत कानून का हिस्सा है। ईश्वर द्वारा ही यह प्राकृतिक कानून निर्मित की गई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को तर्क और नैतिकता के आधार पर इसका पालन करना चाहिए जो भी प्राकृतिक कानून व्यवस्था है। राज्य के कानून भी प्राकृतिक कानून के अनुसार होनी चाहिए, यानी ईश्वर के जो भी कानून है उसी के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ है तो वह अन्यायपूर्ण और उसे मानना जरूरी नहीं है। अगर कोई कानून प्राकृतिक कानून के खिलाफ में अगर दूसरा कानून है तो उसे मानना ही नहीं है, वह अन्यायपूर्ण है, ये इनका मानना था। अब आगे तीसरे पॉइंट्स पर देखिए, राज्य और शासन का महत्व। तो इनके द्वारा राजा को जनता का सेवक माना है। यानी थॉमस एक्विनास ने राजा को जनता का सेवक माना है, जनता की सेवा करने वाला राजा को कहा है, जो उनके कल्याण के लिए शासन करता है, जो जनता के कल्याण के लिए ही शासन करता है। उन्होंने कहा कि अच्छा शासन वह है जो ईश्वर को आदेश और प्राकृतिक कानूनों का पालन करे। यानी जो ईश्वर के आदेशों का पालन करे और प्राकृतिक कानूनों का पालन करे वही सबसे अच्छा शासन है इनके अनुसार। अगर कोई शासक अन्यायपूर्ण है तो उसके खिलाफ विद्रोह करना यह नैतिक रूप सही है। यानी अगर कोई अन्यायपूर्ण शासक है तो उसके खिलाफ अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो यह बिल्कुल सही है। शासक को न्याय और नैतिकता का पालन करना चाहिए। आगे देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट, धर्म और राज्य का संबंध। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया।
एक्विनास ने धर्म और राज्य को एक दूसरे का पूरक माना है। इनके द्वारा मानना है कि जो धर्म है और जो राज्य है दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी राज्य को धर्म के जो भी नैतिक नियम है, धर्म में जो अच्छी बातें नियम कानून बताई गई है उसका पालन करना चाहिए। धर्म राज्य को नैतिकता और ईश्वर के मार्ग पर चलने में मदद करता है। यानी धर्म क्या करता है, अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में बताती है, यानी नैतिकता वही चीज़ है, और ईश्वर के रास्ते पर चलने में हमें मदद करता है। उनका मानना था कि धर्म और राज्य मिलकर समाज में नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका 5 नंबर पॉइंट, सामाजिक न्याय और समानता। समाज में किस तरीके से न्याय और समानता के बारे में इन्होंने बताया है वो देखिए। थॉमस एक्विनास ने समाज में न्याय और समानता को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि शासक और नागरिकों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार समाज में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब सभी के साथ न्याय हो। उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग पर जोर दिया। देखिए टफ लैंग्वेज नहीं है, सभी टफ लैंग्वेज को हमने इरेज किया है, कट किया है, तो एक बार अगर पढ़ रहा हूँ ना तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब इसमें इसके सारे क्रिटिसाइज को देखेंगे। सबसे पहले इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। थॉमस एक्विनास ने राज्य और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने नैतिकता और कानून पर जोर दिया। ठीक है, और इसके नेगेटिविटी पक्ष को देखिए तो उनका दृष्टिकोण अत्यधिक धार्मिक था, जो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति में लागू नहीं होता है, ये कठिन है बहुत। और उनकी विचारधारा आदर्शवादी है, तो प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक राजनीति में इसको लागू करना बहुत ही कठिन है, यानी संभव ही नहीं है। जटिलताओं को पूरी तरीके से वह समझा ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये हो गया इनका आलोचना। अब निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं। थॉमस एक्विनास के राजनीति विचार नैतिकता, धर्म और प्राकृतिक कानून पर आधारित थे। उन्होंने राज्य को मानव कल्याण का साधन माना है। हालांकि उनके विचार धार्मिक और आदर्शवादी थे, जो आधुनिक राजनीति में पूरी तरह लागू करना मुश्किल है। चलिए ये तो हो गया निष्कर्ष। आगे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल ये भी है। ठीक है, ये सबसे सिंपल इसे ही मैं मानता हूँ, क्योंकि इनका जो विचार है वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का विचार है। आधुनिक टाइम में यानी आज के टाइम में जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उन्हीं को ही यह सपोर्ट करते हैं। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में देखिए तो मार्सिलियस ऑफ पेडुआ एक इतावली दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने 14वीं सदी में अपनी विचारों से मध्यकालीन राजनीति को प्रभावित किया। उनका प्रमुख योगदान डिफेंसर पैसिस, ठीक है, इस पुस्तक में था। यानी इस पुस्तक में इन्होंने अपनी सारी विचारों को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने राज्य, धर्म और समाज के संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके राजनीतिक विचार को हम लोग बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले राज्य की परिभाषा और उद्देश्य देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से दिया है। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने राज्य को एक संस्था के रूप में देखा, जैसे कि आज एक संस्था के रूप में ही सरकार गठित होती है, जनता द्वारा जो भी पार्टियां या संस्थाएं खड़ी होती है उसको हम लोग चुनते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक संस्था के रूप में देखा जाता है राज्य को। नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है यह संस्था। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है। राज्य का काम केवल ईश्वर के आदेशों को लागू करना नहीं है। इनके अनुसार देखिए, ईश्वर के आदेश को लागू करना नहीं है, बल्कि लोगों की भलाई के लिए तर्क संगत और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना है, जैसे लोकतंत्र व्यवस्था में होती है। धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई किस तरीके से हो, तर्क के अनुसार हो, मनगढ़ंत तरीके से नहीं हो, और न्यायपूर्ण व्यवस्था बननी चाहिए। राज्य को लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, ना कि केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए। उनका यह विचार समाज कल्याण को प्राथमिकता देने वाला था। यानी यह जो विचार था वह समाज के कल्याण को बताता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरा नंबर, सार्वभौमिक सत्ता का विरोध। अब इसमें क्या है भाई, तो मार्सिलियस ने धार्मिक संस्थाओं खासकर चर्च की सत्ता को चुनौती दी। यानी इन्होंने चर्च को चुनौती दे डाली। क्यों भाई, यानी धार्मिक तौर से कोई भी शासन व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने चर्च को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि चर्च और धर्म गुरुओं का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। भाई धर्म के गुरुओं को धर्म के अंदर ही अपनी काम व्यवस्था सारा कुछ करनी चाहिए, उनको राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, इनका मानना था। उनका मानना था कि चर्च का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित होना चाहिए, ना कि राज्य के प्रशासनिक में दखल देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और केवल नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण धर्म और राजनीति के अलगाव की ओर था। हालांकि अलगाव की ओर था, क्योंकि उस समय मध्यकालीन इतिहास के काल का ये टाइम था, तो उस समय क्या था, राजतंत्र था धार्मिक तौर पर, यानी चर्च के आधार पर। यूरोप में क्या था, चर्च के आधार पर ही ना राज व्यवस्था था, राजतंत्र था, तो उस समय अलगाव था। लेकिन अगर लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही बेटर तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है राजनीतिक व्यवस्था को। तीसरे नंबर पर देखिए, लोकतंत्र और नागरिकों का अधिकार।
मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन रूप माना है। उनके अनुसार राज्य का शासक या शासक वर्ग जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। यानी इनके द्वारा, जैसे लोकतंत्र में जो राजा होता है यानी जो शासक होता है, प्रधानमंत्री होता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है, या फिर उसके अलावा जो भी शासक वर्ग में लोग चुने जाते हैं वो भी जनता द्वारा ही चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने शासन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यह विचार मध्यकालीन समय में काफ़ी प्रगति में था, क्योंकि उस समय राजा और चर्च की शक्तियाँ बहुत बड़ी थी। अभी हमने क्या बताया, मध्यकालीन के टाइम में चर्च की जो शक्तियाँ थी वो ज़्यादा थी राजाओं की शक्ति, और उस समय बहुत चर्चा में था इनके विचार। उन्होंने तर्क किया कि शासन का उद्देश्य केवल लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए और राज्य को नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर, कानून का महत्व। मार्सेलियस ने कानून को एक सशक्त और तर्क संगत व्यवस्था के रूप में देखा। उनके अनुसार कानून का उद्देश्य केवल धार्मिक आदेशों को लागू करना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और न्याय को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि कानून मानव तर्क और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए। उनके अनुसार अगर कोई कानून लोगों के भले के खिलाफ है तो वह अन्यायपूर्ण माना जाएगा। इनके अनुसार देखिए, यहाँ तक यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई कानून किस तरीके से होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की शांति और न्याय को बढ़ावा देने वाला कानून होना चाहिए। और कानून जो है ना वो मानव के तर्क के आधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मानव समाज को नुकसान हो। और कानून का पालन केवल धार्मिक आदेशों से नहीं बल्कि नागरिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य और धर्म का संबंध। मार्सिलियस ऑफ पेडुआ ने राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यानी इन्होंने, अभी तक आप पढ़े तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया है। राज्य को अपनी राजनीति व्यवस्था के अनुसार चलाना है, धर्म को अपनी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार चलाना है, दोनों को किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होना है। उनके अनुसार राज्य को धार्मिक संस्थाओं से स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी जो भी धार्मिक संस्था है उससे अलग होनी चाहिए राज्य व्यवस्था। उन्होंने यह तर्क किया कि राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और न्याय बनाए रखना चाहिए, ना कि धार्मिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना चाहिए। धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि राज्य और धर्म के बीच अंतर समाज में बेहतर संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। बिल्कुल सही है, इन्होंने सही कहा। आज अगर धर्म को लेकर सरकार हमें गुमराह करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा भला कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, शांति व्यवस्था कभी कायम हो ही नहीं सकती। निष्कर्ष के तौर पर आप क्या लिखिएगा कि मार्सिलियस ऑफ पेडुआ के विचारों ने मध्यकालीन धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी, बिल्कुल चुनौती दी। चर्च को इन्होंने कहीं ना कहीं फटकार किया। उन्होंने राज्य और धर्म के बीच अंतर स्पष्ट किया और लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि राज्य को केवल नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि धर्म के आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा दिया। हालांकि उनके विचार उस समय के राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं, जिस तरीके से उस समय यानी मध्यकालीन के टाइम में जो धार्मिक बनावट थी उससे वह टकराते थे इनके विचार, और टकरानी ही चाहिए, तभी तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बेटर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, कई घंटों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ।